गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? चलिए फटाफट आइए जो जो लाइव नहीं आए हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को राम राम। आपके गुरु जयदीप सिंह का आप सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। तो अगले हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं हम अपना महायुद्ध जो हमने स्टार्ट किया था, अपना इंग्लिश स्पेशल बैच। उसकी हमारी आज क्लास है जी फोर्थ क्लास पे हैं आज हम। और साइड में आपको कुछ दिख रहा होगा, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, लव यू ऑल। भगवान करे आप बहुत जल्द तरक्की पाएं और जो भी आपका मन है, जिस भी जॉब का, आप उससे और बेहतर जॉब पाएं। चलिए सो अगेन, ये वाला हाई है हमारा ऐप वाले स्टूडेंट्स के लिए और ये वाला हाई है हमारा यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ये लास्ट क्लास है जो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी। उसके बाद जो है ये डियर आप कोर्स जो बाय कर चुके हैं उन्हीं के लिए क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगी। तो जिन्होंने कोर्स बाय नहीं किया है वो कर सकते हैं। जो इसकी फी है, कोर्स फी जो है वो 1199 रुपये है। बहुत मिनिमम हमने रखी है और वही रखी हुई है, बढ़ाई भी नहीं है, अब तक भी वही है। क्लियर है जी? सो सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार, जो जो लेट आए हैं। थैंक यू। चलिए डियर, हम अपने महायुद्ध को आगे बढ़ाते हैं। और आज की क्लास में मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था कि आज की क्लास से हम वोकैब करना भी स्टार्ट करेंगे। तो आज हम वोकैब से भी स्टार्ट कर रहे हैं बात को। तो चलिए, आप सभी का वेलकम है वोकैब के सेशन में। वोकैब के बाद हम बाकी की पढ़ाई लिखाई करेंगे। ध्यान से सुनो, वोकैब में कैसे या किस वे से कराने आज आपको वाला हूं, ध्यान से सुनना डियर। वोकैब को करने के सबसे बेहतरीन 2 तरीके होते हैं। कमेंट्स में आज देखता हुआ चलूंगा, फोन में भी मैं आपके कमेंट्स देखता हुआ चलूंगा, कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा मैं रिप्लाई कर दूं, बेफिक्र रहो। लगा लेता हूं मैं भी फोन में, अपनी स्क्रीन पे भी है, फोन पे भी है, मैं सारा यूट्यूब और दोनों को मैं देखता हुआ चलूंगा, बेफिक्र रहो। ठीक है, चलिए डियर। सो वोकैब को करने के सिंपल से ध्यान में रखो, जो आज हम जिस मेथड से वोकैब करने वाले हैं उस मेथड को अगर आपने अप्लाई कर लिया ना तो डियर वोकैब बेहतर तरीके से याद भी होगी और लाइफ लॉन्ग याद रहेगी, बार बार भूलने का झंझट खत्म हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, सब हाई हेलो हो गया, आप कमेंट से रोक दें, बिल्कुल ध्यान से देखें। पीडीएफ भी इसकी क्लास के बाद अपलोड हो जाएगी। आप इसकी वोकैब जो आज हम कर रहे हैं ये पीडीएफ आपके पास ऐप पर, हमारी करियरविल ऐप पर अपलोड हो जाएगी, आपको नोट्स वाले सेक्शन में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात, सेम क्लास की पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का मेरे नाम है इंग्लिश बाय जयदीप सिंह। टेलीग्राम पे आप सर्च करना डियर, जिसके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे वो ऑथेंटिक है, आपको भी यहां पर वहां ये पीडीएफ दिख जाएगी। अभी क्लास के बाद मैं इस पीडीएफ को वहां भी डाल दूंगा। आसान हो गया जी काम। चलिए देखो डियर, वोकैब अब मैं वापस आता हूं। सो फाइनली स्टार्ट करते हैं हम अपनी वोकैब करना। पीडीएफ इसकी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, और ऐप पर भी नोट्स वाले सेक्शन में दिखेगी। चलिए, अब मैं कमेंट्स नहीं पढ़ रहा, अब फटाफट से चीजें स्टार्ट करते हैं। डियर, वोकैब को करने के मैं बात कर रहा था तरीके, याद रखना 2 तरीके हैं। एक होता है रूट मेथड, सबसे बेहतरीन तरीका नो डाउट, बट रूट मेथड से 50 to 60% आप वोकैब कवर कर सकते हो, 100% नहीं। तो रूट के अलावा भी आप क्या अप्लाई करो, जो मैं आज कराने वाला हूं। आप क्या करो, वर्ड देखो, वर्ड का मीनिंग अंडरस्टैंड करो, एग्जाम्पल देखो, उससे रिलेटेड एक पिक्चर आपको मैं दिखाऊंगा। इन सब चीजों को आप देखते हुए चलो, वो भी आपके लिए दी वाव रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखते हैं, एक बार चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हेडिंग आप देख रहे हो वोकैब की। आज हर क्लास में हम वोकैब करेंगे, जैसे आज कर रहे हैं। स्टार्टिंग में क्लास में वोकैब क्या करेंगे, फिर ग्रामर पे आया करेंगे। फिर पहली इमेज से मैं इमेज चेंज कर रहा हूं। अब ध्यान देखो, ये रहा आज का पहला वर्ड। इसकी पीडीएफ मैंने बता दी आपको कहां मिलेगी। इस वर्ड को एक आपको बस प्रॉमिस करना है मुझे, ध्यान दो, कमेंट बिल्कुल रोको, ध्यान दो, यहां देखो, ध्यान से देखो। एक प्रॉमिस आपको मुझे करना है। प्रॉमिस क्या है डियर? जिस वर्ड को जब मैं बोलूंगा आप भी उस बात को मुझे बोलोगे। जिस वर्ड को मैं बोलूंगा मेरे साथ साथ आप बोलोगे। बस आपको मुझे यह धोखा नहीं देना कि आप घर पे बैठे हैं, बोलो ना बोलो मुझे क्या पता चल रहा है, बस वो चीटिंग नहीं करनी। तो आपको दिल से अपने गुरु को मानते हुए एक प्रॉमिस करना है कि हां सर, जिस वर्ड को आप बोलने बोलोगे हम बोलोगे। डियर, बोलना सबसे बड़ी
आदत है वोकैब को याद करने के लिए, बोलना जरूर है। दूसरी बात डियर, जो मैं यहां वोकैब कराऊंगा उसमें जो वोकैब का वर्ड का जो एग्जाम्पल लूंगा वो अलग होगा, जो पीडीएफ में एग्जाम्पल दूंगा वो अलग होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, आज पहली बार मैं आपके बैच में वोकैब करा रहा हूं तो आप मेरा तरीका नहीं जानते हैं, तरीका ध्यान से सुनना। जो मैं यहां पर सपोज करो मैं आपको दिखाता हूं, ये इस वर्ड का एग्जाम्पल है, पहले वर्ड का सपोज ये एग्जाम्पल है जो ऊपर लिखा हुआ है। मैं जो यहां एग्जाम्पल कराऊंगा वो अलग होगा, जो आपको पीडीएफ में मिलेगा वो अलग होगा। ऐसा क्यों बच्चे? ताकि आपके पास एक ही वर्ड के नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ज्यादा हो जाएं। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज द बेस्ट टीचर। याद रखना, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ही सबसे बेहतरीन टीचर है आपका। जितना बेहतर एग्जाम्पल होगा, जितने ज्यादा एक वर्ड के आप एग्जाम्पल्स पढ़ोगे, वो वर्ड उतना ज्यादा ही आपको याद होता चला जाएगा। इसीलिए याद रखना, जैसे ही ये इमेज होगी उसी से रिलेटेड आपको मैटर वहां दिखाई देगा। जैसा ये एग्जाम्पल होगा, इसका एक दूसरा एग्जाम्पल आपको पीडीएफ में भी मिलेगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले वर्ड से मैं वापस से आता हूं। देखो पहला वर्ड जो आपका, कॉपी पेन भी तैयार रखें, आपको कॉपी करना पड़ेगा अगर मैं साइड में कुछ समझाऊंगा तो। ठीक है, कमेंट्स मैंने अभी बोला डियर, मैं आपको देखते हुए चल रहा हूं, बेफिक्र रहो, दोनों की कमेंट्स में संभाल लूंगा, दोनों जगह देख रहा हूं। चलिए बात करते हैं किस चीज की। पहला वर्ड है हमारे पास अल्ट्रुइस्टिक। अब मेरे साथ साथ एक बार वर्ड को बोलना, अल्ट्रुइस्टिक। एक दोबारा बोलो अल्ट्रुइस्टिक, एक बार और बोलो अल्ट्रुइस्टिक, एक बार और बोलो अल्ट्रुइस्टिक। पहली बार आदत है आपकी, इसलिए बार बार मैं आपको बुलवा रहा हूं और आपने दिल से प्रॉमिस किया डियर, बोलोगे जरूर, रिपीट जरूर करोगे। क्लियर हो गया? चलिए, तो मैंने बोला पहला वर्ड क्या लिखा है? अल्ट्रुइस्टिक। ध्यान से सुनो डियर इस बात को, पहले मैं समझाता हूं वर्ड को, फिर आगे की बातचीत करते हैं। जो अल्ट्रुइस्टिक है उसमें आप वर्ड देख पा रहे हो अल्टर। ठीक है, कमेंट्स में देख रहा हूं, बिल्कुल बेफिक्र हो बेटा, सबकी देख रहा हूं, आंसर करूंगा, बस पहले एक बार सीख लो। ठीक है, एग्जाम कब होंगे उसके लिए बेफिक्र हो, खत्म तो कर लो पहले। ठीक है, खत्म तो कर लो सिलेबस। ध्यान से सुनो जरा, जो पहला वर्ड हमारे पास दिख रहा है वो है अल्ट्रुइस्टिक। ध्यान से सुनना, जो अल्ट्रुइस्टिक जो रिलेट करेगा वो रिलेट करेगा अल्टर। अगर आपको पता है अल्टर का मतलब होता है कोई भी, अल्टर का मतलब होता है कोई भी दूसरा, इसका मतलब जो अल्टर है वो रिलेट करता है अदर से, जो अल्टर है वो रिलेट करता है अदर से। अब अल्ट्रुइस्टिक वर्ड में अल्टर ही आपको छुपा हुआ मिलेगा। अल्ट्रुइस्टिक एक ऐसा पर्सन होता है जो दूसरों की हेल्प करता है विदाउट ये सोचे समझे कि पर्सनल उसका उसमें बेनिफिट क्या है। ध्यान से सुनना, अल्ट्रुइस्टिक एक वो पर्सन होता है जो दूसरों की हेल्प करता है विदाउट ये सोचे समझे कि उसमें उसका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है। क्लियर है? इसका मतलब ये वाकई में दिल से मदद करने वाला एक पर्सन के लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, ही इज एन अल्ट्रुइस्टिक पर्सन। ऐसा क्यों? कहता है ये हमेशा दूसरों की मदद करता है विदाउट ये सोचे समझे कि इसका इसमें पर्सनल बेनिफिट क्या है, अपने बेनिफिट के लिए हेल्प नहीं करता। ठीक है, अनसेल्फिशली दूसरों की मदद करता है, उस पर्सन के लिए आप वर्ड यूज करते हो अल्ट्रुइस्टिक। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं। वर्ड के नीचे आपको दिखाई दे रही है उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच। मुझे जरा बताओ अल्ट्रुइस्टिक पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पढ़ो जरा। एडजेक्टिव, बहुत अच्छी बात है। जो अल्ट्रुइस्टिक है उस वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब ये वर्ड एज एन एडजेक्टिव आप यूज करोगे। क्लियर है? अब उस वर्ड के नीचे देखो, मैं भी साथ साथ आपकी स्क्रीन पे पढ़ता हुआ चलूंगा, आप भी उस वर्ड को साथ साथ पढ़ते हुए चलना। उसके नीचे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव के बाजू में क्या लिखा है? वोकैबुलरी, वोकैबुलरी विद जयदीप सर। वोकैबुलरी विद जयदीप सर है, इसका मतलब डियर आपको भी साथ देना है। बाय नहीं लिखा है मैंने यहाँ प्रपोजिशन, विद लिखा है, मतलब दोनों भाई साथ साथ मेहनत करेंगे तब जाके ये चीज काम चल पाएगा। ठीक है, अगर मैंने इसका हिंदी मीनिंग नहीं लिखा है जान पूछ के, यार हिंदी मीनिंग नहीं लिखना, हिंदी में उसको एक्सप्लेन करके लिखना है आपको। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है अगर उनको हिंदी चाहिए तो आप लिखोगे, कमेंट आ रही है बच्चे की भी, मैं पढ़ रहा हूं इस पे, उसके लिए आप लिख लेना दूसरों की मदद करने वाला, अनसेल्फिशली दूसरों की मदद करने वाला, आप ये बोल सकते हो, अनसेल्फिशली दूसरों की मदद करने वाला, हिंदी ये लिख देना। ठीक है, परोपकारी बोलते हैं वो, एग्जैक्टली वो हिंदी मत लिखना रियर, एक्सप्लेनेशन की हिंदी लिखा करो, हिंदी मत लिखा करो। अल्ट्रुइस्टिक, परोपकारी, ये पागलपन बिल्कुल मत करना, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। जो इंग्लिश मीडियम में लिखी हुई है, हिंदी साइड में है नहीं। यार अब बात आती है, सर आपने वोकैबुलरी विद जयदीप सर क्यों लिखा है? बेटा ताकि इमेजेस हमारी कोई चोरी ना कर पाए। ठीक है, कॉपीराइट वहां पर चल जाएगा, इसलिए मैंने बार बार हर इमेज के नीचे छोटी सी लाइन लिखी हुई है। ठीक है, चलिए जी बातचीत करते हैं आगे। अब मैंने बोला अल्ट्रुइस्टिक के नीचे लिखा है अनसेल्फिशली कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। अनसेल्फिशली कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों के वेलफेयर के लिए अनसेल्फिशली कंसर्न रहे, ये नहीं कि उसका पर्सनल उसमें बेनिफिट
क्या है। दूसरा, आपको एक वर्ड वहां दिखाई दे रहा है डियर जेनरस। जेनरस का भी मतलब होता है बिल्कुल सेम, अनसेल्फिशली कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, उसका मतलब भी बिल्कुल सेम होता है। एक बार फटाक से एक बार वर्ड को रिपीट करें। वर्ड क्या लिखा हुआ है? अल्ट्रुइस्टिक। मेरे साथ साथ दोबारा दीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच उसकी क्या है? एडजेक्टिव। और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ना? अनसेल्फिशली कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। साथ साथ बोलना है, प्रॉमिस किया है। नेक्स्ट, उसी का दूसरा वर्ड मैंने क्या बोला, क्या कह सकते हैं हम उसे? जेनरस। आसान हो गई जी वर्ड। चलिए बातचीत करते हैं अब इसके एग्जाम्पल की, बातचीत करते हैं अब इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल जी बेटा, हाँ, पिक्चर क्वालिटी जो है इसलिए हमने रिड्यूस किया ताकि जो आपका डेटा है वो ऐप ज्यादा ना खाए, इसलिए हमने पिक्चर क्वालिटी है उसको नॉर्मल किया है। देखो ये, अब आपके पास जो वर्ड का एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को एक तरफ फिर से ध्यान देते हुए चलना, उस एग्जाम्पल को हमने कैसे रिलेट किया है। एग्जाम्पल और पिक्चर दोनों को रिलेट करके देखो। अभी आपको पता है कोरोना जब चल रहा था तो सोनू सूद एक ऐसा पर्सन था जिसने अपनी लाइफ की परवाह किए बगैर लोगों की मदद करने के लिए जो सड़कों पर आया, बसेस चलवाई, उन्होंने पूछा था भाई चलो बॉम्बे से किसी भी वर्कर को कहीं भी जाना है, वो बंदा मदद करेगा। सो उस पर्सन का नेचर बिल्कुल परफेक्ट कहा आपने, अल्ट्रुइस्टिक नेचर है, जिसको बहुत लोगों ने, पब्लिक ने प्यार दिया। अब उसी से रिलेटेड डियर एक बार मुझे जरा उस स्टेटमेंट को पढ़ के दिखाओ, क्या लिखा है? हिज अल्ट्रुइस्टिक नेचर मेड हिम वेरी वेल नोन टू एवरीवन इन द एरिया। हिज अल्ट्रुइस्टिक नेचर, His altruistic nature made him very well known to everyone in the area. इसका मतलब जो सोनू सूद का नेचर था, उस पर्सन का जो नेचर था, उसको वेरी वेल नोन बना दिया उस एरिया में। क्यों? क्योंकि उसने मदद करने के लिए लोगों की, अपनी लाइफ की भी परवाह नहीं की, उसका कोई उसका स्वार्थ नहीं छिपा था, अनसेल्फिशली मदद की। तो पहला वर्ड क्लियर हुआ, अल्ट्रुइस्टिक, डन है जी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे वर्ड पे। दूसरा वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पर, एम्बीवेलेंट। अब मुझे बताओ एम्बीवेलेंट अपने आप में मीनिंग क्या साउंड करेगा? एम्बीवेलेंट अपने आप में मीनिंग आप भी देखते हुए चलना डियर, मैं अपने आप से कमेंट देखते हुए चलूंगा, बेफिक्र हो। अब ध्यान से सुनो, एम्बी को जरा मैं समझाने की, ये साइड में कॉपी करते हैं ना, इससे वो चीजें बनी है। देखो, अगर आप एम्बीवेलेंट को समझने की कोशिश करोगे, एम्बीवेलेंट में छुपा हुआ है एम्बी। एम्बी याद रखना डियर, एम्बी जो मीनिंग देता है वो देता है बोथ का, इसलिए इमेजेस मैंने साइड पे लगवाई हैं, मुझे यहां पर आपको लिखकर भी समझाना है, ठीक है। चलिए, एमबी को याद रखना, एमबी, एमबी में आप देखोगे तो एम्बल ना बोलते हुए से लिखना एमबी। एमबी जो होता है वो होता है बोथ, ठीक है जी, वेरी गुड, एक दो बच्चे का आ भी रहा है। और उसी में जुड़ा है वैलेंस। अगर आप वैलेंस को समझने की कोशिश करोगे तो याद रखना इसका मीनिंग आ जाएगा स्ट्रॉन्ग फीलिंग। स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। अब इसको समझने की कोशिश करो, एमबी है बोथ और वैलेंस जो है वो बताता है मीनिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग का। और इन रूट को, इनको याद रखते हुए चलना डियर, ये बाद में भी काम आएंगे। क्लियर हो गया? इनसे जब बाकी वर्ड्स में भी ये यूज होंगे तो बाद में भी काम आएंगे। एमबी का मतलब होता है बोथ, और साइड टू साइड इनको कॉपी करते चलना, 1 2 3 4 ऐसे वर्ड में। बाद में पीडीएफ मिलेगी, बट पीडीएफ में ये नहीं लिखा होगा, ये क्लास में ही होगा, ताकि कोई भी चाहकर भी हमारी वोकैब कॉपी ना कर पाए। क्लियर हो गया? तो बात समझो, एमबी हुआ बहुत, वैलेंस हुआ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इसका मतलब आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, डिजायर तो है किसी चीज में, बट किसी एक चीज में या दो चीजों में आपकी डिजायर दो चीजों में है। किसी एक चीज में आपकी डिजायर नहीं है, आपकी डिजायर दो चीजों में है, ये भी चाहिए ये भी चाहिए। मतलब यू आर सो कंफ्यूज, आप बहुत कंफ्यूज हैं कि ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं। आपने बोला आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। तो ध्यान रखना, एम्बीवेलेंट एग्जैक्टली यही होता है जब आप किसी भी एक्शन के लिए सर्टेन ना हो पाए कि मुझे ये करना है या ये करना है। इसीलिए जो मीनिंग आपका साइड में लिखा हुआ है उसी के नीचे एक बार उसको देखने की जरा कोशिश करें। मैंने लिखा हुआ है एम्बीवेलेंट की भी पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने आप में क्या है, एज एन एडजेक्टिव ही आप उसे यूज करोगे, पहली बात। दूसरा, वर्ड को एक बार पढ़ना एम्बीवेलेंट, एक बार फिर से बोल दो एम्बीवेलेंट, एक बार और बोलो एम्बीवेलेंट। सो एम्बीवेलेंट अपने आप में एज एन एडजेक्टिव होगा। अब उसके नीचे मेरे साथ साथ पढ़ो, मैं भी आपकी स्क्रीन पे देखता हुआ चल रहा हूं, मेरे पास भी बैच चल रहा है, कमेंट भी आ रही, तो साथ साथ एक बार उसको पढ़ो। नीचे क्या लिखा हुआ है, अनसर्टेन एज टू कोर्स ऑफ एक्शन। किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन के लिए सर्टेन रहना या अनसर्टेन रहना, अनसर्टेन रहना। क्लियर हो गया? इसीलिए उसका सेकंड जरा नीचे मीनिंग पढ़ो, क्या लिखा है, डिसाइडेड या अनडिसाइडेड, अनडिसाइडेड, बेहतरीन। तो एक बार दोबारा से वर्ड बोलना जरा, क्या था,
एम्बिवेलेंट, बहुत बढ़िया। किसका मतलब क्या हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुई, एडजेक्टिव। जरा मुझे बताना क्या लिखा हुआ उससे नीचे, अनसर्टेन एज टू कोर्स ऑफ एक्शन। अच्छा, डिसाइडेड या अनडिसाइडेड, आवाज क्या आई, दोबारा मजा नहीं आया, आवाज क्या आई, एडजेक्टिव, और आवाज क्या आई, डिसाइडेड अनडिसाइडेड, अनडिसाइडेड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात को जरा ध्यान से समझना बेटा, कमेंट बाजी पे छोड़ दो, ध्यान देते हो चलो बेटा। पीडीएफ में हिंदी नहीं मिलेगी, हिंदी आप लोग लिखते हुए चलो इसकी। इतना पका पका है मत खाओ बेटा, हाथ से जब कुछ लिखोगे नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेगा, इसीलिए जानबूझ के मैंने लिखी। हिंदी आप लिखो, उसको आप अपने वर्ड में एक्सप्लेन करो। क्लियर हो गया। कंफ्यूज रहने वाला पर्सन, एम्बिवेलेंट, किसी भी काम को लेकर कंफ्यूज रहने वाला पर्सन, ठीक है, इस तरीके से लिखना। हिंदी आप लोग साथ अपने आप लिखते हुए चलना बेटा। हिंदी उसकी लिखे साइड में लिखोगे तो फिर बात नहीं बनेगी, अगर मैं ही लिख के दे दूंगा तो। इसलिए हिंदी सबसे सब अपने आप लिखो अगर आपको हिंदी की जरूरत है तो। इसलिए मैं हिंदी बोलता हुआ चल रहा हूं जबान से। नेक्स्ट बात को समझो जरा। अब मैंने बोला एम्बिवेलेंट का हमें मीनिंग तो समझ आ गया, चलिए जरा बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। ये लगा दिया मैंने जरा एग्जाम्पल, ध्यान से सुनो। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल से इस तौर को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है इस एक बड़े से इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल में, ये बैठ के खुद आपके लिए स्लाइड्स तैयार किए मैंने, ठीक है। ध्यान से सुनो क्या लिखा है। ही रिमेन्ड, जरा पढ़ना एग्जाम्पल मेरे साथ साथ। ही रिमेन्ड एम्बिवेलेंट अबाउट हिज मैरिज। दोबारा, ही रिमेन्ड एम्बिवेलेंट अबाउट हिज मैरिज। वो क्या रहता है, एम्बिवेलेंट रहता है। तो ठीक है जी, एम्बिवेलेंट रहता है, इसका मतलब कंफ्यूज रहता है शादी के लिए। इसलिए जरा देखो भाभी जी क्या पूछ रही हैं भाई साहब से, अरे मुझसे शादी करोगे, और भाई साहब स्माइल से उसको क्या कर रहे हैं, टाल रहे हैं। इसका मतलब ही रिमेन्ड एम्बिवेलेंट अबाउट हिज मैरिज। वो अपनी शादी के लिए क्या रहता है, कंफ्यूज, करनी भी है और नहीं भी, करूं नहीं करूं। इसका मतलब आप एग्जैक्टली दो चीजों में या दो से ज्यादा चीजों में क्या है, कंफ्यूज। तो एम्बिवेलेंट में क्या क्या यूज हुआ है वो यहां लिखा है, आप वो कॉपी करोगे। आप साथ साथ क्या करो ना डियर, साथ साथ ऐसे कॉपी करते हुए चलो। आप पहले तो लिख दो जैसे आपने लिखा एम्बिवेलेंट, ठीक है। फिर जो मैंने ये लिखा है आप इसके बाजू में ये कॉपी करो। फिर बेटा जिनको हिंदी मीनिंग चाहिए वो अपना यहां हिंदी मीनिंग लिख लिया करो। कंफ्यूज रहने वाला, कंफ्यूज रहने वाला, ऐसे लिखा करो ना बेटा। तुम चाहते हो सब पीडीएफ में मिल जाए, बेटा मेरे से लिख के ले लो, सिलेक्शन ना होगा। इस हाथ को काम करना होगा मेरे बच्चे, लिखना सीखना होगा। देखते ही चीजों को पढ़ो, बोलो, समझो, लिखो, तब जाके दिल पे उतरेगी। वरना मेरी 2 सेकंड लगती बेटा, इसे भी टाइप कर देता मैं, फिर आपकी क्या मेहनत, फिर आपका इंटरेस्ट कैसे बनेगा वो कैब में। इसीलिए आपके लिए भी मैंने काम छोड़ा है ताकि मैं इसे साइड में लिख के समझाऊं और आप उसे कॉपी करें, ठीक है जी। 2 वर्ड हुए। और स्टार्टिंग में बेटा मैं ज्यादा टाइम लूंगा वो कैब कराने में। 1-2 बच्चा यहां वो ना बैठे, अरे 10 मिनट में करें 10 वर्ड, आइए, ये सब पागलपन है। अगर समझ समझ के करोगे तो वो कैब में टाइम लेके किया करो, लंबे टाइम तक याद रहेगी। चलिए बात करते हैं तीसरे वर्ड की। डियर तीसरा वर्ड बिल्कुल आसान है, जरा पढ़ दे मेरे साथ क्या लिखा है, एंगुलर। अब अगर मैं इस वर्ड को समझने की कोशिश करूं तो ये है एंगुलर, एंगल से बना है एंगुलर। कोई भी ऐसी चीज जिसकी एंगल जैसी शेप हो, कोई भी ऐसी चीज जिसकी एंगल जैसी शेप हो। सपोज करो आपका एक प्यारा सा फेस है एंगल जैसा, इसका मतलब आपका एंगुलर फेस है। तो जस्ट लाइक एंगल, सो जिसकी भी शेप एंगुलर जैसी है, एंगल, एंगुलर से जो हम देखेंगे वो एंगल से ही एंगुलर बना है। कोई भी ऐसी चीज जिसकी शेप एंगल जैसी है आप उसे ही क्या बोलते हैं, एंगुलर। जैसे 2 टाइप के फेस होते हैं। जब आप देखते हो ना बचपन में छोटे छोटे बेबी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप वाला बेबी नहीं, छोटू वाला बेबी, छोटू वाला। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बचपन देखना कई बच्चों के ना राउंड फेस होते हैं, एकदम होते हैं ना, गाल होते हैं, ठीक है, मोटे मोटे गाल होते हैं, गोलू सा फेस होता है, राउंड फेस होता है उन बच्चों का। उनके साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। उनका होता है ना मुंह पकड़ के हम करते हैं गोलू 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 देखते ना, ऐसे टाइम पास करते हैं बच्चे के साथ, तो वो चीज बड़ी अच्छी लगती है वहां पर हमें। तो मैंने बोला इस बच्चे का फेस राउंड फेस है, तो मैंने बोला मेरे भाई इस बच्चे का फेस राउंड फेस है, पहली बात। दूसरी, कई ऐसे पर्सन है, सपोज करो मैंने बोला मेरा एंगुलर फेस है, मेरा तो राउंड नहीं है, मतलब राउंड फेस हो सकता है, एंगुलर फेस हो सकता है। इसी तरीके को समझने की कोशिश करो। तो कोई भी ऐसी चीज जिसका एंगल जैसा शेप हो उसके लिए आप यूज करोगे वर्ड एंगुलर। एंगुलर वर्ड भी जरा पढ़ना, एज एन एडजेक्टिव ही यूज होने वाला है। एंगुलर भी एज एन एडजेक्टिव ही यूज होने वाला है। तो एंगुलर को भी आप एज एन एडजेक्टिव ही यूज करोगे, पहली बात। दूसरी,
अब इसके लिए मैंने वर्ड यूज किया शार्प कॉर्नर्ड, जिसका कॉर्नर एकदम क्या हो, शार्प हो। जैसे सपोज करो ये मेरे पास डस्टर है, इसका जो ये कॉर्नर है ये एंगुलर है, एकदम शार्प कॉर्नर्ड है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। आसान हुआ जी। चलिए तो मेरे साथ साथ जरा मैं देखते हुए चलूंगा, बेटा बिल्कुल बेफिक्र रहे, जरा पढ़ना। वर्ड पढ़े एक बार, क्या था, एंगुलर, वेरी गुड। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में एंगुलर क्या है, अपने आप में एज एन एडजेक्टिव यूज होगा। शार्प कॉर्नर्ड कह सकते हो, या इसका वर्ड रिलेट कर लिया जाता है मीनिंग। बाजू में जरा पढ़ना क्या लिखा है, लीन। ठीक है जी। चलिए बात करते हैं आगे। ये रही इससे रिलेटेड इमेज। ठीक है, मैंने बोला ही हैड एन एंगुलर फेस, उसके पास कैसा फेस था, एंगुलर फेस था। तो इस पर्सन का जरा फेस देखो, राउंड फेस नजर आ रहा है या एंगुलर जैसा लग रहा है? आपने बोला सर एंगल जैसा लग रहा है, इसलिए हमने बोला एंगुलर है। आसान हो गया, क्लियर हो गया। सर अप्रोक्स कितनी वोकैब होगी? बेटा क्या करेगा जान के, पढ़ लेना, हरिओम पढ़ लेना बेटा। वोकैब अभी मैं कोशिश करूंगा तो पहला 20 मिनट्स करीबन 10 वर्ड किया करेंगे बेटा। वर्ड में वैसे नहीं कराऊंगा तुक्केबाजी वाले, जल्दी फटाफट तसल्ली से कराऊंगा भाई, धीमे चल के कराऊंगा। ठीक है, जो बच्चे आग हैं कहते हैं हम तो 10 मिनट में 5 कर दे, 20 कर दे, 30 कर दे, बेटा वो गिनती वाले बच्चे परेशान रहोगे पूरी उम्र। अपने गुरु की मान के चलो, जिस चीज को करो आहिस्ता आहिस्ता सीखो, सबसे बढ़िया बेटा। स्पीड ज्यादा सबसे बेकार होती है। ये बच्चा कह रहा है ना सर बहुत अच्छे, इतनी स्पीड रखना, बहुत बढ़िया बेटा, इसी स्पीड से चलो चीजों को बिल्कुल एकदम समझते हुए। ठीक है, चलिए समझते हैं आगे। तो मैंने यहां पर वर्ड यूज किया एंगुलर, एंगुलर का आपको मीनिंग समझ आया, वर्ड के लिए हमने इमेज भी देख ली। चलिए बात करते हैं अगले वर्ड की, एरोगेंट। अब ये वर्ड तो आप जानते हो एरोगेंट, हमने बोला सर एरोगेंट तो बड़ा ही आसान वर्ड है कि जो कोई भी पर्सन अपने आप में ज्यादा ही प्राउड फील करे, अपने आप को कुछ ज्यादा ही हाई लेवल पे समझे, अपने आप को कुछ ज्यादा ही सुपीरियर महसूस करे, मान के चले, उस पर्सन के लिए हम क्या यूज कर देते हैं, एरोगेंट। बात समझ आती है। बट अब सिस्टमेटिक वे ये है कि इसका एक दूसरा वर्ड आपको नीचे लिखे हुए दिखाई दे रहा है जो मुझे सिखाना है। चलिए अब इसको भी आप जो मैं साइड में लिख रहा हूं उसको आप कॉपी करोगे। और आप बड़े बच्चे हो बेटा, मुझे ये क्यों बताना पड़ेगा आप क्या क्या कॉपी करोगे, कैसे कॉपी करोगे, वर्ड कैसे लिखते हो। चलो जो होटिया वर्ड है, मैं कमेंट भी देख रहा हूं आपके, ये नहीं कि सर पढ़ाते चल रहे हो कमेंट नहीं देख रहे, ऐसा नहीं है बेटा। होटी जो वर्ड है वो हॉल्ट, या आप कह सकते हो हाल्ट। एक हॉट या हाल्ट से वर्ड बना है। हाथी जो वर्ड है हाल्ट, एफ लिख दिया मैं, टी लिखता हूं, हाल्ट या हॉट से वर्ड बना है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डियर हाई, इसका मतलब होता है हाई, अपने आप को ज्यादा ही सुपीरियर समझने वाला पर्सन, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो हॉटी का मतलब भी एरोगेंट होता है। तो एरोगेंट इजी वर्ड है वो आपको पता है, बट इसका सेकंड जो सिनोनिम हम कर रहे हैं उसको आप पकड़ के चलो, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, हाट या हाल्ट से वर्ड बना है हाई, और हाई से बना है फिर अपना क्या, हॉटी। अपने आप को ज्यादा ही सुपीरियर समझने वाला पर्सन, उसके लिए वर्ड यूज कर लिया जाएगा। आसान है जी। चलिए बातचीत करते हैं अब इसके एग्जाम्पल की, बातचीत करते हैं अब इसके एग्जाम्पल की। बात समझो, एरोगेंट में मैं भी देख रहा हूं बेटा स्क्रीन पे, बिल्कुल बेफिक्र हो। देखो कहता है ही इज सो एरोगेंट, ही थिंक्स ही नोज ऑल द आंसर्स। कहता वो अपने आप में सोचता भाई साहब मेरे को तो सारे आंसर पता है, तू कुछ भी पूछ ले। मैंने बोला यार ये नेचर तो थोड़ा एरोगेंट हो गया। सो हमने लिखा, एक बार पढ़ो एग्जाम्पल क्या लिखा है, ही इज सो एरोगेंट, ही थिंक्स ही ऑलवेज he thinks he knows all the answers। डन है जी। नीचे देखो, arrogant people view themselves as superior। arrogant person, arrogant people अपने आप को ऐसे देखते हैं, अपने आप को ऐसे देखते हैं मेरे भाई जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा अपने आप में क्या हो, सुपीरियर हो। बहुत अच्छे बच्चे। नेक्स्ट देखो, हमने देखा confident people believe in themselves and their abilities। आप जैसे लोग वो अपनी एबिलिटीज में भरोसा रखते हैं। ठीक है, ये नहीं देखते कि मुझे क्या क्या पता है, नहीं, वो देखते हैं कि मेरी एबिलिटीज क्या क्या है। ऐसे सर, चले जी गल्ला करते हैं अब आगे। अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगला लिखा हुआ है हमारे पास अवर्जन। मेरे साथ साथ जरा, तुमने प्रॉमिस किया था बोलोगे तो एक बार पढ़ के बोल दो जरा वर्ड को, क्या लिखा हुआ है, अवर्जन। अब अवर्जन वर्ड का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, ध्यान से सुनना। अवर्स अवर्ट से बना है। अब अवर्ट करने का मतलब क्या होता है, जब आप एक चीज से कहीं टर्न कर जाए, टर्न अवे फ्रॉम, किसी भी चीज से टर्न कर जाना। जैसे आप बचपन याद करो, जब आपको बहुत जोरों की भूख लगी हो, आप मम्मी के पास गए, मम्मी खाना दो, मम्मी ने बोला ये ले लौकी की सब्जी, तुम घूम गए,
कहता मेरे को ये सब्जी पसंद नहीं है। इसका मतलब अवर्जन का एग्जैक्टली ये मतलब होता है जब आप किसी चीज से नफरत करते हैं, जब आप किसी चीज को डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं है आपको वो चीज, उसके लिए वर्ड यूज करते हो आप अवर्जन। तो अवर्जन एग्जैक्टली यूज किया जाता है जब आप किसी चीज क्या करें, नफरत करें, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो अवर्जन। आसान हुआ जी। चलिए अब बातचीत करते हैं कि अवर्जन नीचे पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपने आप में क्या होगा। अवर्जन की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या लिखी हुई है डियर, नाउन। अवर्जन की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या लिखी हुई है, नाउन। आगे देखो उसके नीचे मैंने बोला स्ट्रॉन्ग डिसइंक्लिनेशन। स्ट्रॉन्ग डिसइंक्लिनेशन, ध्यान से सुनो, जो डिस वर्ड होता है वो किसी भी चीज को नेगेटिव बनाता है, आपको पता है। अब इंक्लिनेशन, इसका मतलब ये हाथ है, अगर मैं इंक्लिनेशन करूंगा तो इंक्लाइन, इसका मतलब किसी ना किसी चीज की तरफ आपका झुकाव है, दैट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। और डिसइंक्लिनेशन मतलब उसकी तरफ झुकाव नहीं, आप उससे दूर हटेंगे। इसीलिए इसका एक वर्ड का मीनिंग बन के चलेगा डिसइंक्लिनेशन, जो अवर्जन का ही बिल्कुल सिनोनिम बन के चलेगा। आसान है जी, कोई गल्ला? चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक अच्छा हाँ, कुछ बच्चे जिनकी आईडी एक्टिवेट नहीं हुई है उनकी आज 100% आईडी एक्टिवेट हो जाएंगी बेटा, इसीलिए ये क्लास भी फ्री चल रही है। बिल्कुल बेफिक्र हो, हम 3 जो है डेमो देते हैं, बट 4th आपकी डेमो इसलिए चला रखी है सो दैट आपकी जो आईडीज हैं वो आज एक्टिवेट हो जाएंगी। बिल्कुल बेफिक्र हो, ठीक है। जिनकी आईडी एक्टिवेट नहीं हुई है, जिनकी आईडीज एक्टिवेट नहीं हुई है, क्लियर है, आज एक्टिवेट हो जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अनाउंसमेंट कर दी, बार बार आप कमेंट कर रहे थे, ध्यान दो आप। सो मैंने बोला अवर्जन का मतलब है डिसइंक्लिनेशन, किसी भी चीज से क्या करना, नफरत करना, वो उस चीज के लिए हमने ये वर्ड देखा। अब आगे पढ़ो जरा, इसके एग्जाम्पल पे ध्यान दो। हमारे नन्हे मुन्ने को क्या पसंद नहीं है, मैंने बोला था ना अभी लौकी की सब्जी का जिक्र किया था। अगर आपको लौकी की सब्जी पसंद नहीं है तो आप चेहरा बनाने वाले हैं कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखो बच्चा क्या कर रहा है, कहता है आई हैव एन अवर्जन टू गेटिंग अप अर्ली। आई हैव एन अवर्जन टू गेटिंग अप अर्ली। और एक बात ध्यान रखना डियर, अवर्जन के साथ हमेशा प्रपोजिशन यूज होती है टू। अवर्जन के साथ हमेशा प्रपोजिशन यूज होती है टू। तो एक बार मेरे साथ साथ वो एग्जाम्पल दोहरा दो, आई हैव एन अवर्जन टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि उसे सुबह जल्दी उठने से क्या है, नफरत है। तो बच्चे ने कैसा मुंह बनाया हुआ है, सुबह सुबह उठा के जब बच्चे को आप खिलाने की कोशिश करते हो तो बचपन तुम्हें भी याद होगा मम्मी कैसे लपड़ लगा के खिलाती थी, ये वही हालत है, ठीक है बेटा। चलिए बातचीत करते हैं अगले वर्ड की। ये रहा आपके पास अगला वर्ड, डिसन। आपको वर्ड दिख रहा है, मैं देखता हुआ चल रहा हूं सबकी कमेंट, आप बेफिक्र रहें। चलिए जी अब हटाते हैं इसको, देखो अगला वर्ड आपको दिखाई दे रहा है डिसन। अब सवाल पैदा होता है डिसन किससे बना है। देखो ध्यान से सुनो बच्चा, अभी अभी मैंने बोला डिस का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, अपार्ट, किसी भी चीज से अलग हटना, तभी तो मैंने डिसइंक्लिनेशन बताया था, किसी भी चीज से हटना। सो हमने डिस का जो मीनिंग है वो लेके चल लिया अपार्ट। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको देख के चलता हूं सर नियर, ये रूट यहां यूज होता है जिसका मतलब होता है डियर टू सेपरेट। तो डिसर्न में जो सन मीनिंग देगा वो मीनिंग देगा टू सेपरेट, और डिस भी मीनिंग देता है क्या, अपार्ट। क्लियर हो गया। डिसर्न में इस तरीके से ये चीजें यूज हुई हैं और उनको आप साथ साथ साइड बाय साइड कॉपी करते हुए चल लेना, ठीक है जी। कमेंट में आपके देखते हुए चल रहा हूं, बिल्कुल बेफिक्र रहो। क्लियर हो गया। तो डिसर्न में टू सेपरेट अपार्ट, अपार्ट और सर्न का मतलब क्या होता है, टू सेपरेट। ध्यान से सुना, इसका मतलब ज्यादा चीजों को सेपरेट कर करके देखना कि इसमें क्या यूज होने वाला है, इसमें क्या यूज होने वाला है, उसके लिए आप यूज करते हैं डिसर्न। क्लियर हो गया। टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू और मोर, दो या ज्यादा के बीच में क्या करके देखना, डिफरेंशिएट करके देखना, उसको बोलते हैं डिसर्न। तो नीचे जरा पढ़ो, उसके जो डिसर्न है उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। और मेरे साथ साथ रिपीट करते हुए चलना, ठीक है जी। चलिए सो मैंने बोला डिसर्न का मतलब हो गया टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू और मोर, दो या ज्यादा में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करना। और डियर डिसर्न की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं जरा इसकी इमेज की।
इमेज से समझो, बात को समझने की कोशिश करो। द विमेन कुड नॉट डिसर्न बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। जो विमेन है वो डिसर्न नहीं कर पा रही थी कि सही क्या है और गलत क्या है, तो सही और गलत में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही थी विमेन। उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल यूज किया। वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चा लिख रहा है साथ साथ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो बेटा, अगला, ये कॉपी करते हुए चल लेना बच्चे बाद में, और वीडियो आपके पास सेव रहेगी भाई ऐप पर। ऐप पर वीडियो सेव है, आप जितनी बार उसको वोकैब को देखो। मैं धीमे धीमे कराता हुआ चलूंगा, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल आराम से चलूंगा बेटा, सुख शांति से, ठीक है। चलिए बातचीत करते हैं आगे। अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर है डिस्डेन। अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर है डिस्डेन। अब मैं देखता हुआ चल रहा हूं, एक बच्चा कह रहा है सर वीडियो क्वालिटी का अभी बोला बेटे, मैंने वीडियो क्वालिटी का अभी बोला, ठीक है। डिसर्न करके चलना। बच्चा कह रहा है सर हिंदी में इसको विभेद करना कहेंगे। बेटा इतनी घातक हिंदी मत यूज किया करो। हिंदी में बेटा ऐसे ही लिख लो, दो या ज्यादा चीजों में फर्क कर देखना या अलग अलग करके देखना, एग्जैक्टली वो है क्या। बेटा इतनी बड़ी हिंदी लिखो, छोटी छोटी हिंदी मत लिखो, ठीक है। विभेद करना ये बहुत घातक हिंदी हो जाएगी बेटा। नेक्स्ट देखो, सो हमारे पास ये कमेंट का मैंने जवाब दे दिया। अगला वर्ड मैंने आपको बोला हमारे पास है डिस्डेन। अब जी डिस्डेन का जो मीनिंग अगर समझोगे तो आपको पता है, आप एक उसमें देख रहे हैं डिस। अब डिस का मतलब क्या होता है, डू द अपोजिट ऑफ। किसी भी चीज का अपोजिट करके आप देख रहे हो, डू द अपोजिट ऑफ। कोई भी है उस चीज का आप अपोजिट देखने की कोशिश कर रहे हो, सो डू द अपोजिट ऑफ, उसके लिए आप यूज करते हैं डिस। या आप कह सकते हो किसी भी चीज से एकदम क्या करना, उल्टा पड़ना, उसके लिए आपने यूज किया डिस। अगर इसमें मैं दूसरा वर्ड देखूं, बेटा कमेंट मत करो अभी, ध्यान से सुनते हुए चलो। डायग्नर। डायग्नर डिस्डेन में डेन जो वर्ड है वो इससे आया है। डिस्डेन में जो डेन वर्ड है वो इससे आया है, डिस्डेन। और जो डेन वहां मीनिंग देगा डियर, उसका मतलब होता है ट्रीट एज वर्दी। ट्रीट एज वर्दी। जब आप किसी भी पर्सन को वर्थफुल, किसी भी चीज को वर्थफुल देखते हैं, हाँ ये चीज मेरे लिए काम की है, उसके लिए डेन वर्ड यूज किया जाता है, जो डिग्नैर वर्ड से आया है डेन। डेन का मतलब है ट्रीट एज, ट्रीट अ वर्दी नहीं, ट्रीट एज आप कहोगे वर्दी। वर्थफुल, आप किसी चीज को देख रहे हो, हाँ इस चीज के लिए मेरे लिए अहमियत है, ठीक है। बट उस अहमियत को क्या करना है, डिस। इसका मतलब ये बना है, डिस्डेन जो वर्ड बना है डिस प्लस डेन। तो इसका मतलब हुआ वर्दी ट्रीट करना कि हाँ उस पर्सन की वैल्यू है, और इसमें आपने उसकी वैल्यू को क्या कर दिया, खत्म, डू द अपोजिट। इसका मतलब उससे बिल्कुल अलग करके चलना, उसके लिए आपने डिस्डेन। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, किसी को क्रिटिसाइज करना, आप डिस्डेन वर्ड को रिलेट करके चलोगे। क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, नीचे मैंने लिखा हुआ है इंटेंस डिसलाइक। किसी को बहुत ज्यादा डिसलाइक करके चलना, या किसी को वर्थफुल मानना ही नहीं, उसको रिजेक्ट कर देना, ये मान के तेरी तो औकात ही नहीं है। क्लियर हो गया। सो किसी को नापसंद करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, उसके लिए आप साइड में हिंदी लिख के चल सकते हो बेटा। और इससे नीचे लेवल मत गिराओ अपना हिंदी का भी, ठीक है ना। टू हेट लिख लो यार, इससे वो बच्चों को बहुत बढ़िया बेटा। एक ने कहा सर टू हेट लिख सकते हैं, बहुत गजब है। क्लियर। तो इसके लिए यहां पर आप ये वर्ड यूज कर सकते हो। सो डिस और डेन दोनों ये हुआ। तो डिसडेन का मतलब हुआ किसी भी पर्सन को डिसलाइक करना या उसको रिजेक्ट कर देना, ये समझकर इसकी तो मेरे लिए कोई वर्थ है ही नहीं। हिचकी आ रही है, याद कर रहे हो तुम लोग मुझे चले जी, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है डिसडेन। अब बात करते हैं डियर इसके इमेज और एग्जाम्पल की। और एक बार मैं वापसी करवाऊं, एक बार देखो, वापसी मैंने इमेज लगाई। डिसडेन की पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने आप में क्या है, नाउन। और फटाफट वर्ड भी एक बार रिपीट करो, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, अब ये आपको इमेज से ये चीज समझ आएगी। इस इमेज से इस चीज को समझने की कोशिश करें। आपको ये पर्सन दिखाई दे रहा है, देख रहे हो कैसे देख रहा है उसके अंदर, वो ऐसे देख रहा है उसको। होता है ना जब कोई पर्सन जीत जाता है और जो लूजर होता है वो उसको यूं देखता है। तो कई बार क्या है, आप नफरत भरी निगाहों से उसको देख रहे हो, नफरत भरी निगाहों से उसको देख रहे हो। तो उससे सामने वाला पर्सन आप समझ गया यार तुम उसे किस निगाहों से देख रहे हो। तो डिसडेनफुल आप कह सकते हो, उसको आप देखने की कोशिश कर रहे हो। तो डिसडेन एग्जैक्टली इस तरीके से जो है साउंड करेगा, जिसका अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच एज अ नाउन ही होगा। एग्जाम्पल बढ़ो जो आपके सामने लिखा हुआ है। डियर लिखा है, ही डिड नॉट हेजिटेट टू एक्सप्रेस द डिसडेन दैट ही फेल्ट। या तो जो उसको उसकी तरफ नफरत आई ना, उसके लिए आए ये क्या है, जो वो आती है ना, तो कई बार हमारे चेहरे पे आ जाती है वो चीजें।
हम चेहरे को छुपाना तो चाहते हैं कि वो चेहरे पे हमारे ना आए कि हम इसको पसंद नहीं कर रहे, बट वो चेहरे पे कई बार दिख जाती है कि तुम उस इंसान को पसंद नहीं कर रहे हो। इसका मतलब वो हेजिटेट हुआ ही नहीं ये दिखाने में कि मुझे तो पसंद नहीं है। इस तरीके से आप इस वर्ड का यूज करते हैं। मजा आया कि नहीं आया? फटाफट से बताओ, हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, मजा आया कि नहीं आया? ऐसे तो वोकैब नहीं बोलोगे। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स, बहुत बढ़िया। हैंड रेज करो फटाफट। बहुत गजब, आया, मजा आया, समझ आ रहा है एवरीबडी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये होना चाहिए रिस्पॉन्स। गजब। और बेटा कोशिश क्या करो, लाइव ही क्लास अटेंड करो, रिकॉर्डेड बाद में ना देखो। लाइव का तो अपना ही आनंद है। ये यूट्यूब फैमिली, चलिए जी बेटा, वोकैब के बहुत सारे सेशंस मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे ले रखे हैं। इंग्लिश बाय जयदीप सिंह यूट्यूब चैनल देखो, आपको उस चैनल पे बहुत सारे वोकैब के सेशंस दिखेंगे। रूट मेथड से भी कराई हुई है, वहां पे भी बहुत देखेंगे। बहुत गजब रेस्पॉन्स, बहुत बढ़िया बेटा। इसलिए स्टार्टिंग में मैं ज्यादा टाइम लूंगा कम वर्ड कराने के लिए, ताकि आपके में एक बार आदत डाल दो वोकैब पढ़ने की। ठीक है जी, चलिए मेरे शेर, आइए अगले वर्ड पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला वर्ड। हाँ, अरे रे 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 रे, अब मैं दिखाऊंगा ना आपको फोन में, इतनी स्पीड से कमेंट आ रही हैं, बहुत गजब, बहुत गजब। चलिए डियर, अगला वर्ड आपके बाद दिख रहा है डिस्पैरेज। चलिए समझते हैं आखिरकार इसका मीनिंग क्या है। ध्यान से समझो, अगर मैं समझने की कोशिश करता हूं तो ये बना होगा डिस प्लस पैरेज। ठीक है जी, डिस प्लस पैरेज। अगर मैं समझूं डियर, डिस का मतलब आप समझ गए, डिस का मतलब क्या है? अपोजिट उस चीज का आप करोगे, और पैरेज का मतलब हो जाता है इक्वेलिटी। और आप उसका क्या है, डिस आप क्या तैयार करते हो? अपोजिट। ठीक है, इक्वेलिटी और उसका अपोजिट आप तैयार करते हो, उसके लिए आप यूज कर लेते हो डिस्पैरेज। क्लियर हो गया? स्पीड बढ़ा दो सर। बेटा एक दो क्लास रुक जाओ, बस एक दो क्लास मुझे स्लो स्पीड में चलने दो वोकैब की, फिर थोड़ा रिदम पकड़ेंगे हम लोग। अपने ग्रुप पे भरोसा रखो, ठीक है? थोड़ा स्पीड से मत चलो। और किस बात की जल्दी है पगले, किस बात की जल्दी है, मुझे यह समझा के दिखाओ। एक बार अपने गुरु पे भरोसा रखो बेटा, स्टार्टिंग में स्पीड रखने दो, बाद में देखना, बाद में तो मैं 2-2 मिनट में एक वर्ड भी कराऊंगा ना, आप पकड़ते चले जाओगे, क्योंकि आप मेरा तरीका अडॉप्ट कर चुके होगे। जो स्पीड थोड़ी सी बढ़ाने की बात कर रहा हूं वो शैतान मेरे पास ऑफलाइन पढ़ चुका होगा जरूर। ठीक है, तो आपको तो मेरा तरीका बताया, बाकी बच्चों को भी साथ साथ आने दो बेटा। चलिए, डिस्पैरेज। अब अगर मैं डिस्पैरेज को देखूं तो डिस्पैरेज, इसका मतलब मैंने बोला पैरेज का मतलब है इक्वेलिटी, और डिस्पैरेज आप इक्वेलिटी नहीं रखने की कोशिश कर रहे। तो ध्यान से सुनना, किसी भी पर्सन को जब आप बिल्कुल उसको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, मैंने बोला ना क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए डिस्पैरेज वर्ड यूज किया जाता है। बात को एक एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करना, फिर मैं अगले वाला एग्जांपल दिखाता हूं। ध्यान से सुनो, सपोज करो एक ये पर्सन है, ठीक है, और ये कंपनी का बॉस है। इस पर्सन ने बहुत बेहतरीन काम किया, बट जब वो इसके पास काम लेके गया तो उसने बोला कि नहीं यार, तेरा काम मजेदार नहीं है, तेरा काम मजेदार नहीं है। मैंने बोला यार ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों बोल दिया तुमने उसे? तो उसने बोला क्या कर दिया? अब देखो मैं कैसे वर्ड यूज करूंगा। तुमने तो उसके काम को डिस्पैरेज कर दिया, तुमने तो उसके काम को डिस्पैरेज कर दिया, मतलब डिग्रेड कर दिया, क्रिटिसाइज किया उसको, उसके काम को लेकर। नहीं, ये बढ़िया नहीं है। मैंने बोला सच्चाई तो जान लेते, क्या पता उसने बेहतर काम किया होगा यार। तो ध्यान से सुनना, उसकी इंग्लिश में क्या बोलूंगा। अब देखो, डिस्पैरेज के नीचे बेटा पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ो सारी के सारे। डिस्पैरेज के नीचे पार्ट ऑफ स्पीच क्या दिख रही है? क्या दिख रही है? वर्ब। तो मैं देखो एग्जाम्पल में उसे वर्ब की तरह यूज करूंगा। मेरे साथ साथ एक बार एग्जाम्पल रिपीट कर दो। डू नॉट, रिपीट करो जरा फटाफट। डू नॉट डिस्पैरेज हिज एक्ट। बोलो, डू नॉट डिस्पैरेज हिज एक्ट अनलेस यू नो द ट्रुथ। जब तक आपको सच्चाई ना पता चले उसका काम को डिस्पैरेज जो है मत करो। तो क्लियर हो गया ना? सो डिस्पैरेज करना, क्या करने की कोशिश कर रहे हो आप? उसे काम को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हो। बेटा जो भी जिनको हिंदी लिखनी है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वर्ड, वो अपना हिंदी में लिख लेना, क्लास को दोबारा देखते टाइम आप लिख लेना, बेहतर होगा एग्जाम्पल। चलिए जी, बात करते हैं आगे। अब यहां से देखो जरा गल्ला, आपको इस इमेज से समझ आएंगी डिस्पैरेज क्या हो रही है। कहता आई डू नॉट मीन टू डिस्पैरेज योर अचीवमेंट, आई डू नॉट मीन टू डिस्पैरेज योर अचीवमेंट। कई बार आप पर्सन जो अचीव करता है, कई बार आप उसको डिस्पैरेज कर देते हो बोल के कुछ, ठीक है, वो बोलता है नहीं यार तो मेरी अचीवमेंट को डिस्पैरेज कर रहा है। आपने बोला आई रियली डू नॉट मीन टू डिस्पैरेज योर अचीवमेंट। बोलो, आई रियली डू नॉट मीन टू डिस्पैरेज
योर अचीवमेंट। बेटा साथ साथ बोलना, भरोसा करके एक बार फिर देखो मैं क्या कराता हूं आपका। क्लियर हो गया जी? इस चीज के लिए आपने डिस्पैरेज वर्ड यूज किया। चलिए बात करते हैं आगे। अगला वर्ड है हमारे पास डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी भी नाउन की तरह यूज होता है। देखो बिल्कुल सिंपल वर्ड है डिस्पैरिटी, बिल्कुल सिंपल वर्ड है डिस्पैरिटी। अब आपको पता है ये जो पैरिटी बना है ये पेयर से बना है और इसका मतलब भी होता है इक्वल। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी, बैरिटी जो वर्ड है वो भी पैरिटी, पेयर से बना है, होता है ना पेयर, इक्वल, पैरिटी से पेयर इक्वल है। और पैरिटी का मतलब इक्वल है, डिस्का का मतलब इक्वल नहीं है। याद रखना डिस्पैरिटी का मतलब है जब दो चीजें इक्वल ना हो। जैसे एक ये पर्सन है, फिर से एग्जांपल देखो बेटा, एक ये पर्सन है इसकी एज 40 है, एक ये पर्सन है इसकी एज 22 है, तो ये 22 साल का है, ये 40 साल का है, तो इनकी एज में क्या हुई, पढ़ दो जरा डिस्पैरिटी। इनकी एज में क्या हुई, पढ़ो तो जरा डिस्पैरिटी। इसका मतलब डिस्पैरिटी का मतलब हो गया इक्वेलिटी नहीं है। किसी भी चीज में जब इक्वेलिटी ना हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं डिस्पैरिटी। क्लियर हो गया जी? चलिए एग्जाम्पल को जरा ध्यान में रख के समझने की कोशिश करो। ठीक है, डिस्पैरिटी का मतलब समझे? देखो अब एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है भाई, एग्जाम्पल के समझो और एग्जाम्पल की इमेज से, ठीक है, इमेज से उस चीज को समझने की कोशिश करो। ठीक है बेटा, हिंदी मैंने बोल दी, हिंदी अभी लिख लेना। इक्वेलिटी जो है इक्वेलिटी ना होना, उसके लिए आप क्या करोगे बताओ? अनइक्वल होना, इनइक्वेलिटी होना, समानता ना होना, ये हिंदी होगी बस। तो हमने क्या लिखा, द कंडीशन, ठीक है, मैं दोबारा दिखा देता हूं इसको जो मैं पढ़ रहा हूं, यह ध्यान रखो। डिस्पैरिटी क्या नीचे लिखा हुआ है, कहता है द कंडीशन और फैक्ट ऑफ बीइंग अनइक्वल या इनइक्वालिटी, समानता ना होना। चलिए अब एग्जाम्पल से हमने उस चीज को देखने की कोशिश की। द कपल गोट मैरिड इवन देयर वॉज अ ग्रेट डिस्पैरिटी इन देयर एजेस, उनकी एजेस में बहुत सारी डिस्पैरिटी थी, तब भी उन्होंने शादी की। समझ पाए, रिलेट कर पाए ना? चलिए जी बात करते हैं अगले वर्ड की, इम्बैलिश। अब देखो इम्बैलिश जो वर्ड है अब इसको समझने की कोशिश करो बच्चे। इम्बैलिश जो वर्ड है वो किससे बना होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। ये देखो 10th वर्ड है आज का हमारा। आराम आराम से मैंने आज वोकैब जान पूछ के कराई है, 2-3 क्लास के बाद मैं अपनी स्पीड को इंप्रूव करूंगा भैया। देखो बैलिश, बैलिश जो वर्ड है वो बनता है मेरे भाई बैलिश। बैलिश जो मीनिंग देता है वो देता है जी ब्यूटीफुल, या आप हैंडसम यूज कर सकते हैं। याद रखना जो बैलिश वर्ड है वो मीनिंग देता है ब्यूटीफुल, या आप यूज कर सकते हैं हैंडसम। इसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। इसका मतलब इम्बेलिश का मतलब क्या होता होगा, किसी को क्या करना, डेकोरेट करना। ठीक है, डेकोरेट करना आप यू वर्ड यूज कर सकते हो इम्बेलिश। या दूसरा किसी को ब्यूटीफुल बनाना, होता है ना शादी में आपकी लगेगी जॉब, जॉब के बाद आपकी होगी शादी, शादी में आपको सजाया जाएगा, अच्छा और बेहतर बनाया जाएगा। ठीक है जी, तो इम्बेलिश का मतलब क्या होता है, डेकोरेट करना। तो यहां आपका वर्ड लिखा हुआ है, जरा मेरे साथ साथ उसको पढ़ दें। इम्बेलिश किसकी तरह यूज करना है, वर्ब की तरह। किसकी तरह यूज करना है, वर्ब की तरह। और टू मेक ब्यूटीफुल आप कह सकते हैं, वर्ब की तरह है। क्लियर हो गया जी, बहुत बढ़िया। अब देखो जरा इसका एग्जाम्पल, इम्बेलिश, सजना सवरना, ठीक है आप कह सकते हो। अब इम्बेलिश के नीचे एग्जाम्पल देखो, फ्लावर्स ऑफन इम्बेलिश स्टोरीज, फॉलोअर्स ऑफन इम्बेलिश स्टोरीज अबाउट देयर हीरोज। ऐसे क्या है, ध्यान से सुनना डियर। जो फॉलोअर्स होते हैं, जो अपने हीरोज को फॉलो करते हैं, तो जो हीरो को फॉलो कर रहे थे फॉलोअर्स, वही चार चांद लगाते हैं उनकी रिस्पेक्ट में। इसके लिए आप इम्बेलिश वर्ड यूज कर डियर। इसकी तरह अगर चलोगे ना तो ये वोकैब, खाली वोकैब यहां काम नहीं आएगी, क्लोज टेस्ट में भी वोकैब है, फिलअप में भी वोकैब है, वैसे भी वोकैब आएगी। डन है, बहुत बढ़िया, गजब। चलो तो फिर अब हटाते हैं। ये था आज का वोकैब का सेशन। डियर मैंने ज्यादा टाइम लिया है, एक एक वर्ड पे 2-2 मिनट बताई पहले की। अगर मैं बातचीत को काटूं तो एवरेज लगा के चलो बेटा, एक वर्ड कम से कम 2-2.5 मिनट तो पढ़ लो गुरुदेव। अगर 1 मिनट को तुम 2 मिनट दोगे नहीं एक वर्ड को बेटा, तो कैसे वोकैब ज्यादा टाइम तक याद रहेगी। क्लियर है? चलिए अब मैं वोकैब आपकी स्क्रीन से हटा रहा हूं। अब गल्ला करते हैं आगे। चलो मेरे भाई,
ठीक है जी, तो ये था हमारा वोकैब। आई होप तुम्हें बढ़िया लगा होगा। मुझे बता देना एक बार कमेंट्स में कैसा लगा जरा फटाक से, ठीक है। कुछ चेंजेस करने होंगे तो मैं चेंजेस करके चलूंगा। सो 10 वर्ड कराए हैं बेटा, जान पूछ के ज्यादा टाइम लिया मैंने, स्टार्टिंग में बिल्कुल ज्यादा टाइम लूंगा, फिर स्पीड पकड़ेंगे। क्लियर है? चलिए जी, डन है जी। देखो मेरे भाई, अब बातचीत करते हैं ग्रामर सेक्शन। वापसी आते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या किया था और आज हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। देखो, हमने जो नाउन स्टार्ट किया था उस नाउन के कुछ टॉपिक्स हमने चला रखे थे और लास्ट जो टॉपिक मैंने कराया था डियर, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको नाउन क्लॉज। ठीक है, जो बेटा पहली क्लास में जुड़े हैं, इससे पहले वाली क्लास भी आपको दिख जाएंगी, वहां से आप उन चीजों को देख सकते हैं। अगर मैं बातचीत करता हूं नाउन की, तो नाउन में पहले सबसे पहला टॉपिक मैंने कराया नाउन बेसिक। फिर मैंने टॉपिक नंबर 2 कराया नाउन आइडेंटिफिकेशन, और टॉपिक नंबर 2 में नाउन आइडेंटिफिकेशन एक वर्ड की तरह थी। बेटा तीसरा टॉपिक हुआ नाउन आइडेंटिफिकेशन एक फ्रेज की तरह। छोटे चौथा टॉपिक हमारा चल रहा है नाउन आइडेंटिफिकेशन एक क्लॉज की तरह। ये तीनों टॉपिक आपको पहले वाली क्लासेस में दिख जाएंगे। ठीक है जी, तो यहां तक हमारा हुआ था। बेटा आप कमेंट बाजी बिल्कुल छोड़ दो, अब ध्यान दो आगे बातचीत पर। यहां तक हमारा हुआ था। ठीक है जी, देखो अब हमने नाउन क्लोज जब स्टार्ट की थी तो नाउन क्लोज का एक टॉपिक नंबर 4 हमारा ये है। इसकी छोटी सी गल्ला रहती थी, उस बातचीत को जरा पूरी कर लेते हैं। मैंने आपको सिखाया था जो क्लॉज होती है, ठीक है, जो क्लॉज होती है वो अपने आप में दो में डिवाइड होती है। एक अपने पास से हमने देखा, एक वो क्लॉज होती है जो अपने मीनिंग में सेल्फ सफिशिएंट होती है, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देती है, इसीलिए हमने उसको बोल दिया था इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है जी, और एक क्लॉज वो होती है जो अपने मीनिंग में डिपेंड करती है, इसलिए हमने उसको बोल दिया था डिपेंडेंट क्लॉज, जो अपनी मीनिंग में डिपेंड कर जाए। ठीक है, अब क्लॉज का और सेंटेंस का रिलेशन हम समझ रहे थे, तो दैट हमें नाउन क्लॉज समझ आ रहा है। थोड़ा सा मैं वाइंड अप कर रहा हूं पिछली क्लास का, फिर आगे समझ आएगा। जो सेंटेंस है वो याद रखना डियर, अपने आप में एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट है। सेंटेंस अपने आप में एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट है, सबसे पहली बात। दूसरी मेरे भाई, जो मीनिंगफुल स्टेटमेंट के साथ साथ ये भी याद रखना, ग्रामर भी वहां मौजूद होनी चाहिए। मतलब सेंटेंस ग्रामेटिकल भी सही होना चाहिए, ये नहीं खाली मीनिंग देख लो। सपोज करो मैंने बोला राम वेंट मार्केट बाय फ्रूट केम बैक गेव मी आई एट स्लीप। हम मैंने देखो जितनी बातें बोली आपको मीनिंग तो समझ आ गया, मीनिंगफुल स्टेटमेंट तो बन गई, बट ग्रामर की तो धज्जियां उड़ा ली हमने। राम वेंट मार्केट बाय फ्रूट केम बैक गेव मी आई एट स्लीप, इसमें ग्रामर की तो धज्जियां उड़ गई। इसका मतलब बच्चे बात ये हुई, जो सेंटेंस है उसका मीनिंगफुल स्टेटमेंट होनी चाहिए। दूसरी बात, उस सेंटेंस में अपने आप में ग्रामर भी क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। सो इसका मतलब सेंटेंस ऐसे बनता है। दूसरी बात बेटा, अगर मीनिंगफुल स्टेटमेंट हो, ग्रामेटिकल भी सही हो, तो अपने आप में जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो तो सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं हो पाती, इसलिए हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज का अपने आप में सेंटेंस हो सकता है और डिपेंडेंट क्लॉज का सेंटेंस नहीं बन सकता। मैंने आपको ये चीज समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, हो गया जी। चलो अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करा दिया, अब आज की क्लास से रिलेट करते हैं। ये चीज क्या है, इसलिए कॉपी नहीं करना, ये लास्ट क्लास का रिवीजन था। अब सर इससे मैं नाउन क्लोज पहचानूंगा कैसे? ध्यान से सुनना, मैंने एक सेंटेंस लिखा रोहित, ये आज की क्लास है डियर। यहां से आज की क्लास है बेसिकली। अगर मैं बोलूं तो ग्रामर जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, रोहित नोज दैट रोहन is a thief. रोहित knows that रोहन is a thief. तो ध्यान से सुनो जरा, मैंने बोला who knows that रोहन is a thief, तो आपने बोला रोहित, तो रोहित अपने आप में नाउन हुआ। दूसरा, आपको पता है नोज अपने आप में वर्ब हुई। अब मुझे जरा आंसर दिखाओ, मुझे जरा आंसर बोल के समझाना। रोहित नोज व्हाट, रोहित नोज व्हाट। अब ध्यान से सुनना, रोहित नोज व्हाट, तो आप जब व्हाट का रिप्लाई दे रहे हो तो आपके पास ये पूरी क्लॉज का ही रिप्लाई आ रहा है। रोहित नोज व्हाट, क्या जानता है रोहित? रोहित नोज व्हाट, क्या जानता है?
दैट रोहन इज अ थीफ। अब ध्यान दो डियर, अगर मैं इस चीज को समझने की कोशिश करता हूं तो दैट अपने आप में कंजंक्शन है, रोहित अपने आप में नाउन है, इज अपने आप में वर्ब है, ये आर्टिकल है, और थीफ भी पता है आपको क्या है, यहां नाउन है। ठीक है, अब बट अगर मैं इस पूरी चीज को एक साथ देखूंगा, वर्ब भी है, नाउन मतलब वहां सब्जेक्ट भी है, तो अपने आप में ये क्या होगी, क्लॉज। अपने आप में ये क्लॉज बन गई। क्यों भाई, अरे क्लॉज मैंने आपको क्या सिखाया था लास्ट क्लास में, क्लॉज क्या होती है, जिसके पास अपना एक वर्ब हो, अपना एक सब्जेक्ट हो, तो ये तो क्लॉज है। अगर मैं इतनी चीज को देखूंगा तो एक बात इसमें ये हुई और दूसरी बात इसमें ये हुई, तो ये तो पूरी कंप्लीट क्लॉज है अपने आप में। ठीक है, अब मुझे जरा एक बात को समझ के दिखाओ, ये क्लॉज रिप्लाई किसका कर रही है। मैंने बोला सर ये रिप्लाई तो व्हाट का कर रही है, और मैंने आपको सिखाया था व्हाट, हु और हुम अगर रिप्लाई है तो अपने आप में वो क्या बनने वाला है, नाउन बनने वाला है। तो मैंने आपसे पूछा रोहित नोज व्हाट, आपने बोला दैट रोहन इज अ थीफ। इसका मतलब अपने आप में ये क्लॉज कौन सी हुई, नाउन क्लॉज। हुआ ना डियर काम आसान। तो इसी चीज को समझ के चलो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सपोज मैंने किया आई नो वेयर ही हैज गॉन। आई नो वेयर ही हैज गॉन, मुझे मालूम है वो कहां गया है। सो एक बात बताओ, आई नो वेयर ही हैज गॉन, सो ये वर्ब हुई, ठीक है, ये आई अपने आप में प्रोनाउन है डियर, इस वर्ब का सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, जरा दिमाग लगा के मुझे एक बात बताओ, आई नो व्हाट वेयर ही हैज गॉन। सो व्हाट का जो रिप्लाई आया वो आया वेयर ही हैज गॉन। इसका मतलब ये कंप्लीट अपने आप में यहां क्या है, क्लॉज, क्योंकि ये वर्ब है और अपने आप में ये क्या है, सब्जेक्ट है। और ये क्लॉज किसका रिप्लाई आ रहा है, व्हाट का, तो अपने आप में क्या हुई, नाउन क्लॉज। दूसरी बात मेरे बच्चे, जो ये वेयर है ये इस क्लॉज का ही हिस्सा माना जाएगा अपने आप में, और ये कंप्लीट तैयार हो जाएगी नाउन क्लॉज। दिमाग दौड़ा ना, बहुत गजब। तो ये चीज है यहां पर नाउन क्लॉज। तो अल्टीमेट अगर मैं आपको नाउन क्लॉज नहीं क्लॉज के बारे में समझाने की कोशिश करता हूं, दिख रहा है ना स्क्रीन पे, अगर मैं आपको क्लॉज के बारे में समझाने की कोशिश करता हूं तो मुझे एक बात बताओ बेटा, क्लॉज अपने आप में क्या होती है, या एक काम करता हूं मैं इसको मिटा के लिखता हूं, ये दो एग्जाम्पल हैं, फटाफट से कॉपी करो, इसको मिटा के मैं ओवरऑल क्लॉज लिख देता हूं, क्या है और क्या फंक्शन वो करती है। समझ आ रहा है, बहुत अच्छे बेटा। ठीक है, हटाएं, देखो। सो अपने आप में हमने सीखा नाउन क्लॉज पक्का किसका रिप्लाई होगी, व्हाट का। सो वहां व्हाट का रिप्लाई कोई एक चीज नहीं आएगी, वहां पूरा का पूरा, ठीक है, अपना पूरा का पूरा वो क्लॉज ही व्हाट का रिप्लाई बन रही होगी। ठीक है, सो इसको आराम से कॉपी कर लेना, वीडियो आपके पास सेव ही है डियर। अब देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं मेरे भाई, अपने आप में जो क्लॉज है, मैंने वो समझाया था आपको, क्लॉज अपने आप में एक स्टेटमेंट होती है, जिस स्टेटमेंट के पास अपना सब्जेक्ट होता है और अपनी वर्ब होती है, बाकी की चीजें हो या ना हो, आसान। दूसरा, अब ये जो क्लॉज है ये अपने आप में फंक्शन कर सकती है नाउन का, इसका मतलब वो हो सकती है नाउन क्लॉज। अपने आप में जो ये क्लॉज है डियर, आगे सिखाऊंगा, ये तो मैंने सिखा दिया, आगे सिखाऊंगा ये हो सकती है एडजेक्टिव क्लॉज। अभी नहीं सिखाऊंगा क्योंकि अभी टॉपिक हमारा ये है नहीं, और फिर आगे सिखाऊंगा यही हो सकती है एडवर्ब क्लॉज। इसका मतलब क्लॉज, जरा एक बार वाइंड अप करें, क्लॉज अपने आप में एक स्टेटमेंट है जिसका अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब है। अगर वो क्लॉज फंक्शन करे नाउन का तो वो नाउन क्लॉज, और बाद में सिखाऊंगा, अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, बन सकती है एडजेक्टिव क्लॉज, और बाद में ही सिखाऊंगा बन सकती है एडवर्ब क्लॉज।
इसका मतलब क्लॉज कितनी डिवाइड टाइप की होती हैं? 3, फिलहाल के लिए रखना। बाकी मैंने इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, आगे आएंगे बेटा रिलेटिव क्लॉज, ठीक है, बहुत सारी आगे आनी है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सब बाद में जानेंगे, बट अभी जितना हमें नाउन में सीखने की जरूरत थी वो सीख लिया। आसान है। तो जो मुझे बताओ बच्चे, अगर जो नाउन क्लॉज है तो वो किसका रिप्लाई होगी? व्हाट का। इसीलिए जब मैंने यहां लिखा था, सपोज मैंने ये लिखा था अभी एग्जाम्पल, राम नोज दैट रोहन इज अ थीफ। जब मैंने ये एग्जाम्पल लिखा था तो मैंने आपसे पूछा राम नोज व्हाट, क्या जानता है राम, ये कि रोहन चोर है। तो मैंने बोला राम नोज व्हाट दैट रोहन इज अ थीफ। तो अपने आप में ये एक स्टेटमेंट हुई जिसका सब्जेक्ट रोहन और वर्ब इज है, अपना सब्जेक्ट वर्ब लिया, स्टेटमेंट हुई, क्या बनी? क्लॉज। और बेटा वो क्लॉज किसका रिप्लाई बनी? व्हाट का। इसका मतलब वो कौन सी क्लॉज बनी? नाउन क्लॉज। तो अपने आप में ये बन गई नाउन क्लॉज। आसान हो गया जी, रिवाइज करा दिया, पिछली क्लास को और आगे भी हमने पढ़ लिया। तो हमारा ये था बेटा टॉपिक नंबर 4 नाउन का, जिसमें हमने जाना नाउन क्लॉज क्या है। 1 मिनट का से भी कम का टाइम है, फटाक से कॉपी करो, फिर मैं आगे गल्ला करता हूं। फटाफट से कॉपी करो भाई, फटाक से। ठीक है बेटा, देखते हो चल रहा हूं कमेंट, बिल्कुल बेफिक्र हो, जो भी चलेगा बहुत बेहतरीन चलेगा, बहुत आराम से कराऊंगा मैं, टॉपिक आपको दिख ही रहे। चलिए जी, अब करते हैं आगे की बातचीत। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है बच्चे, इसी लगन से तुम पूरा बैच पढ़ जाओ, फिर देखो आप जो भी जॉब आपका देने का मन है, किसी भी जॉब का, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे, जितना मैं करा के दे रहा हूं वो सारी की सारी चीजें होंगी, वोकैब में सारी वो कराऊंगा बेटा जो एग्जाम में आनी ही आनी है, बिल्कुल बेफिक्र रहना। चलो बातचीत करते हैं जरा आगे। अब मैं टॉपिक नंबर 5 पे मूव कर रहा हूं। 4 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं नाउन के। टॉपिक नंबर 5 बेटा, इस टॉपिक का नाम है नाउन यूज। इस टॉपिक को हम बोलते हैं नाउन यूज। इसका मतलब क्या हुआ सर? एक सेंटेंस में, मेरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले ही वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दूं, बहुत गजब टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर हो गया? इसको करेंगे एक पानी पीने के बाद, इसका मतलब थोड़ा सा पानी पीने के बाद। पानी पिएगा कोई? नहीं, मैं पी लूं? चलिए जी, थैंक यू, आपने 2 मिनट इंतजार किया। मिलते हैं टॉपिक नंबर 5, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है? देखो जी, इसमें क्या नई बात है? नाउन यूज। नाउन यूज से मेरा मतलब है एक सेंटेंस में नाउन क्या क्या यूज करता है अपने आप में, किस तरीके से एक नाउन को आप यूज किया हुआ पाते हो। सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, कैसे यूज होता है अपने आप में नाउन, ये है नाउन यूज। यहां पर ध्यान से सुनो डियर, इसका मतलब क्या है? जब आप नाउन को यूज करते हैं तो इसी का मैं कैटेगरी डाल रहा हूं, यूज नंबर 1, ऐसे लिख लेते हैं। नाउन का यूज नंबर 1, पहला यूज नाउन का आपस में अपने आप में क्या है? याद रखना, नाउन जो है डियर, एक सेंटेंस में यूज होगा सब्जेक्ट और एक सेंटेंस में यूज होगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसका? ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब का। नाउन अपने आप में एक वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्लियर है? इस बात पे जरा लाइट प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। बुलाओ जरा प्रकाश को। देखो मेरे भाई, आप सबको मैं बता चुका हूं छोटे लेवल पे बच्चे, कि जो अपने आप में वर्ब होती है, वो वर्ब या तो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, वो वर्ब अपने आप में हैपनिंग को रिप्रेजेंट कर सकती है, वो वर्ब अपने आप में पोजेशन को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो एक वर्ब अपने आप में 3 चीजों को रिप्रेजेंट करती है, एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, हैपनिंग को रिप्रेजेंट करती है, पोजेशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है जी? सर टारगेट 200 में से 200 रखा है मैंने। बेटा 200 में से 200 टारगेट नहीं, अचीव करेंगे, आप बेफिक्र रहो, बट लगन मेहनत ही होनी चाहिए। देखो बेटा,
तो वर्ब अपने आप में एक्शन रिप्रेजेंट करती है, हैपनिंग रिप्रेजेंट करती है, पोजेशन रिप्रेजेंट करती है, बाकी भी चीजें हैं मैं बता चुका हूं, बट उनकी बातचीत नाउन में करने की जरूरत नहीं है। वापसी करो। अब ये तो हो गई वर्ब, ठीक है सर, समझ आ गया। सर ये फिर सब्जेक्ट क्या होता है? अब एक काम करता हूं बेटा, थोड़ा सा मैं आपको सब्जेक्ट भी समझा देता हूं। वर्ब तो मैंने आपको समझा दी थी, थोड़ा सा मैं आपको सब्जेक्ट भी समझा देता हूं, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट भी समझा देता हूं। अपने आप में नाउन का यूज समझ आ जाएगा और साथ साथ थोड़ा थोड़ा बेसिक आपका यहां तैयार हो जाएगा। ध्यान दो, जब मैं पूछता हूं सब्जेक्ट क्या है, तो मैंने बच्चे से पूछा अपने आप में मेरे भाई एक बात बताओ, ये सब्जेक्ट क्या होता है? 2 मिनट सोचो ये सब्जेक्ट क्या है, तो आपके दिमाग में मेरे ख्याल से आंसर आया, सर सब्जेक्ट होता है डूअर। ये बात तो सही है, बट बात इनकम्प्लीट है। मेरे लफ्जों को ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट होता है डूअर। डूअर जानते हो ना, काम को करने वाला, जिसको आप बच्चा कई बार बोल देते हैं कर्ता, होता है सब्जेक्ट। बात सही है बट बात इनकम्प्लीट है, कंप्लीट बात नहीं है। बात सही है बट बात इनकम्प्लीट है। एक बच्चा यूट्यूब वाली कमेंट में देख रहा हूं, डूअर ऑफ एक्शन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है, बट कम है, इनकम्प्लीट बात है। तो सर कंप्लीट कैसे करें? ध्यान से सुनो बच्चे, क्या वर्ब खाली एक्शन दिखाएगी? नहीं, हैपनिंग भी तो दिखाएगी, पोजेशन भी तो दिखाएगी। अरे हैपनिंग का भी तो कोई सब्जेक्ट होगा, अरे पोजेशन का भी तो कोई सब्जेक्ट होगा। पैसिव वॉइस में भी तो आप सब्जेक्ट लेके आते हो, वो तो किसी चीज का काम नहीं करता, वो तो डूअर नहीं होता। जैसे मेरे कहने का मतलब है, बचपन याद करो, बचपन में आप एक सेंटेंस बनाते थे बच्चे, बचपन में आप एक सेंटेंस बनाते थे, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। सपोज मैंने एक सेंटेंस ही लिख दिया बेटा, इसमें वॉज अपने आप में वर्ब है, ठीक है, रिटन भी है, और इसका सब्जेक्ट आप देख पा रहे हो क्या है? लेटर है। अरे लेटर तो मेरे भाई नॉन लिविंग थिंग है, तो लेटर कैसे डूअर हो सकता है? लेटर तो अपने आप में नॉन लिविंग थिंग है, वो कैसे डूअर हो सकता है? तो बच्चे खाली डूअर सब्जेक्ट होगा, ये बात इनकम्प्लीट। क्लियर हो गया? अगर कोई बच्चा कहता है, सपोज करो उसने बोला आई एट एन एप्पल, तो बच्चे खाने का काम किसने किया? आई, तो खाने का डूअर कौन हुआ? आई, सब्जेक्ट है। तो क्या सब्जेक्ट खाली डूअर होगा? नहीं, कुछ और भी है, उस पर थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूं। मेरी बात से समझ आई? सो बेटा सब्जेक्ट खाली डूअर नहीं होता, बाकी चीजें भी हैं समझने लायक, जिनको हमें समझना है। चलिए गल्ला करते हैं। अगर कोई भी एक्शन होगा, सो उस एक्शन का डूअर सब्जेक्ट होगा। अगर कोई भी एक्शन होगा, उस एक्शन का डूअर अपने आप में सब्जेक्ट होगा। जैसे बात को समझो, मैंने बोला, अभी अभी लिखा था ना, ही एट एन एप्पल, और ही प्रोनाउन है। एक काम करता हूं बेटा, मैं नाउन लिख देता हूं जान पूछ के। मैंने यहां लिख दिया राम। राम एट एन एप्पल, राम ने एक एप्पल खाया था। अब ध्यान से जरा समझने की कोशिश करो, एट अपने आप में हुई वर्ब, और ये वर्ब किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये वर्ब अपने आप में है एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि खाना अपने आप में एक्शन है। अगर ये वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, सो ये एक्शन किसने किया? राम ने किया, तो ये अपने आप में इसका हो गया सब्जेक्ट। बात समझ आती है? अभी छोटे लेवल पे सब्जेक्ट समझा रहा हूं बेटा, बड़े लेवल पे मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में टॉपिक में सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने बोला वर्ब का है, डूअर है, सब्जेक्ट, बिल्कुल बात समझ आती है। अब एक बात बताओ, राम अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन। क्यों? हु एट एन एप्पल, आपने बोला राम, सो राम अगर अपने आप में वहां नाउन है, सो डियर वो नाउन ही तो है जो सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये बात तय हुई, नाउन अपने आप में सब्जेक्ट हो सकता है किसका? वर्ब का। तो सब्जेक्ट हो सकता है किसका? वर्ब का। सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया? वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, सिंपल सी बात है। आगे देखो मेरे भाई, दोनों बात हुई। अब बच्ची हैपनिंग, सर हैपनिंग का डूअर होगा? बेटा हैपनिंग का तो कोई डूअर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हैपनिंग है अपने आप हैपन होना, उसका डूअर कैसे हो सकता है? तो जरा बातचीत को समझने की कोशिश करो। अगर मैं ये लिख दूं, ही इज अ टीचर, मैंने ये लिख दिया, ठीक है, ही इज अ टीचर। अब आपने इस बात को लिखा, आपने दूसरा लिखा, रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब इन एग्जाम्पल्स को देखो,
अब इसमें आप देख पा रहे हो वर्ब क्या है, इज। इसमें देख पा रहे हो वर्ब क्या है, इज। पहली क्लास में बताएं डियर, इसका सब्जेक्ट अपने आप में ही है और इसका सब्जेक्ट अपने आप में क्या है, रोहित है। सिंपल है, चीजें समझ आती हैं। तो अगर मैं यहां रोहित को देखूं तो वो सब्जेक्ट भी है, बिल्कुल बेटा, डूअर तो नहीं है। क्यों? रोहित इज माई फ्रेंड, तो इज अपने आप में कोई काम तो है नहीं। जब काम तो है नहीं तो उसका कोई सब्जेक्ट थोड़ी ना बनेगा वो। इसका मतलब क्या वो एक्शन का डूअर बन पाएगा? अरे एक्शन का डूअर तब बनेगा ना जब वो वर्ब एक्शन को दिखाए। वो तो वर्ब हैपनिंग को दिखा रही है। तो बेटा हैपनिंग का वो डूअर नहीं होता। जब आप हैपनिंग का सब्जेक्ट बनाते हो तो बस उस हैपनिंग का वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हैपनिंग को सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किसी भी हैपनिंग को रिप्रेजेंट करता है, उस वर्ब को वो रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब इस वर्ब को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? रोहित। हु इज माई बेस्ट फ्रेंड? रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड। सो ये साथ के साथ क्या निकला? नाउन। तो इस वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है रोहित, वो बता रहा है इस वर्ब का मालिक है रोहित, वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको। सो उसको रिप्रेजेंट करने वाला बेटा डूअर मत बोलना, बिल्कुल गलत बात होगी। एक्शन का डूअर होता है बच्चे, एक्शन का डूअर होता है, हैपनिंग का कोई डूअर नहीं होता। हो ना बात आसान? चलिए जी बातचीत करते हैं आगे। इसका मतलब सब्जेक्ट एक्शन का डूअर हैपनिंग को रिप्रेजेंट कर लेगा। क्लियर है? आगे देखो, पोजेशन का क्या हालचाल सर? पोजेशन में मेरा मतलब ये हुआ, अगर मैं यहां लिखता हूं रोहित हैज अ कार। अब आपको पता है हैज वहां वर्ब है, ठीक है, किसको दिखाती है? पोजेशन। क्या पोजेशन का कोई डूअर हो सकता है? अरे पोजेशन कोई भी चीज, जैसे मैंने बोला आई हैव अ मार्कर, तो क्या मैं मार्कर का डूअर हूं, हैव का डूअर हूं? बदतमीजी है मेरे भाई। हैव का डूअर कैसे हो सकता है? पोजेशन का डूअर कैसे हो सकता है मेरे भाई? तो अगर वो पोजेशन का डूअर नहीं हो सकता तो क्या है बेटा? वो पोजेशन का होल्डर है। वो सब्जेक्ट अपने आप में पोजेशन का होल्डर है। तो मुझे एक बात समझाने की कोशिश करो, सब्जेक्ट क्या है? आपने बोला सर जो वर्ब को रिप्रेजेंट करे। ये याद रखना, अब देखना मैं क्या सिखाने वाला हूं। सब्जेक्ट क्या है? जो वर्ब को रिप्रेजेंट करे, वो सब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ब अगर एक्शन दिखाए तो एक्शन का डूअर, वर्ब अगर हैपनिंग दिखाए तो हैपनिंग को रिप्रेजेंट कर लेगा, वर्ब अगर पोजेशन दिखाए तो पोजेशन का होल्डर हो जाएगा, वो होता है सब्जेक्ट। आसान हुआ ना? सो और छोटे में बोलूं सो शॉर्ट करके बोलूं तो याद रखना वर्ब को रिप्रेजेंट कर लेता है सब्जेक्ट। मतलब जो वर्ब का मालिक होता है बशर्ते वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है? क्लियर है जी? एक बच्चा बहुत परेशान है, कमेंट में पढ़ लेता हूं, एक मिनट। चलिए ठीक है बेटा, कवर होगा, आगे कवर होगा। जो पहले वाली क्लासेस है वो सेव हैं ऐप पर। बच्चा पूछ रहा है पहले वाली क्लासेस अगर आज एडमिशन ले, कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाली क्लासेस ऐप पर सेव है, पहले तीनों क्लासेस आप देख सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसका मतलब यहां तक बातचीत हुई, जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट हो सकता है किसका? वर्ब का। और अभी अभी मैंने क्या छोड़ दिया? ऑब्जेक्ट की। सर वो ऑब्जेक्ट भी तो होता है, बट यहां तक मैंने किसको एक्सप्लेन किया है डियर? सब्जेक्ट को। ठीक है, चलिए अब बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा मैं और फिर बातचीत करते हैं। फटाक से इसको कॉपी करो। अब मैं बात ऑब्जेक्ट ही कर लेता हूं, बहुत कम टाइम देने वाला हूं। फटाक से आप कॉपी करो, फिर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ठीक है जी, सफिशिएंट इतना टाइम? डूअर की हिंदी करता होती है बच्चे। अमन क्या करो बेटा, इतनी छोटा बेसिक भी नहीं पता? ये तो गलत बात है आपकी। हटाएं जी। चलो तो इसको आराम से कॉपी करना, आपके पास क्लासेस सेव हैं। कॉपी करने बेटा, यही कॉपी करने का तो टाइम हमें बचाना है। आ गया ना? समझ आ गया? चलो हाथ उठाओ फटाफट। हैंड रेज करो। समझ आ रहा है पक्का? सर रिपीट कर दो बेटा, लेट आए होगे आप। इतने स्लो, इतने आसान तरीके से मैं करते चल रहा हूं, पक्का दिक्कत आएगी नहीं आपको। ठीक है पक्का? चले जी, बहुत गजब बहुत गजब, बढ़िया बेटा। चलिए जी अब करते हैं आगे की बातचीत। अब हमने नाउन यूज किया, नाउन यूज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था, तो सर आपने हमें जो है सब्जेक्ट को तो समझा दिया, अब ऑब्जेक्ट की गल्ला कर लेते हैं।
जी पढ़ रहा हूं बेटा, पढ़ रहा हूं। देखो नाम ले लो सर, नाम मैं बेटा इसलिए नहीं लेता, एक बच्चे का लूंगा दूसरा बुरा मान जाएगा, क्लियर हुआ ना। और नाम मैंने हमेशा एक ही बार रिपीट की है बेटा, सिलेक्शन लो, मैं क्या पूरी दुनिया तुम्हारा नाम लेगी, क्लियर हो गया ना। आइए देखो, अब बातचीत करते हैं आगे की। मैंने बोला सब्जेक्ट भी होगा ऑब्जेक्ट भी होगा, सर सब्जेक्ट को तो आपने जो है एक्सप्लेन कर दिया, अब ऑब्जेक्ट को और कर दो। तो देखो बेटा, एक हुई वर्ब, वर्ब का अपने आप में एक हुआ सब्जेक्ट, और वर्ब का अपने आप में एक होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, हम यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ब का अपने आप में हुआ एक सब्जेक्ट और वर्ब का अपने आप में हुआ एक ऑब्जेक्ट, सही है। चलो, अब मैंने बोला ये ऑब्जेक्ट अपने आप में वर्ब का डूअर हो सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है, होल्डर हो सकता है, यही तो समझा है बच्चे। ये मैंने अभी भी क्या बताया, ये डूअर हो सकता है, ठीक है, ये होल्डर हो सकता है पोजेशन का, ये रिप्रेजेंट कर सकता है वर्ब को। ये कुछ खासियतें हमने जान ली सब्जेक्ट के बारे में। ओवरऑल मैंने बोला सब्जेक्ट अपने आप में वो है जो उस वर्ब पर अपना रिप्रेजेंटेशन रखता है, उस वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। शॉर्ट में मैं ये बोल सकता हूं। आगे सुनो सर, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है फिर। वर्ब मैंने बता दी, एक्शन हो सकता है, पोजीशन हो सकती है, हैपनिंग हो सकती है, बाकी चीजें भी हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा। ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बहुत एक्सप्लेन करते हुए मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कराऊंगा, छोटे दर्जे पे सीख लो। जब आप कोई वर्ब लिखते हो तो उस वर्ब को आप एक्सप्लेन भी तो करते हो। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ये लिखता हूं, रोहित एट एन एप्पल, ये एग्जाम्पल लिखा था। अब इसको दोबारा गौर करने की कोशिश करो बेटा। अभी छोटे छोटे एग्जाम्पल से मैं इसलिए सारी की सारी बातें समझाने लग रहा हूं, एक बार बेस तैयार हुआ आपका सही तरीके से, वर्ब हुआ। अब आपको पता है रोहित जो है अपने आप में सब्जेक्ट हुआ, सही है जी। और हु एट एन एप्पल, रोहित तो ये अपने आप में नाउन भी हुआ। रोहित एट व्हाट, रोहित एट व्हाट, अपने आप में आपने बोला एन एप्पल, तो एप्पल अपने आप में नाउन हुआ। और एन अपने आप में आर्टिकल है, आप सबको पता है। चलिए जी, गल्ला समझ आती है। अब बातचीत को जरा ध्यान से समझो। रोहित एट व्हाट, एन एप्पल। अब रोहित ने खाया था, क्या खाया था, एप्पल खाया था। तो आपको नहीं लग रहा इस वर्ब को मैं कर रहा हूं एक्सप्लेन, इस वर्ब को मैं करने लग रहा हूं एक्सप्लेन। तो खाया क्या, इसका मतलब बच्चे अभी के लिए आप छोटे बच्चों की तरह ये बात दिमाग में बैठा लो, वर्ब को जब आप एक्सप्लेन करते हो उस वर्ब की एक्सप्लेनेशन ही अपने आप में ऑब्जेक्ट होती। ये ध्यान रखना, उस वर्ब की एक्सप्लेनेशन ही अपने आप में ऑब्जेक्ट होती, पहली चीज। दूसरी बात, अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को और आगे समझने की कोशिश करता हूं, तो मैंने बोला रोहित टॉट, रोहित टॉट रानी इंग्लिश, रोहित टॉट रानी इंग्लिश। अब ध्यान दो, जैसे मैंने आपको बोला भाई मैं क्या करता हूं, आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश, आपने ऐसा बोला। तो अब यहां ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर मैं टॉट को देखूं तो वर्ब हुई, और अगर मैं इधर रोहित को देखूं तो अपने आप में सब्जेक्ट हुआ। अब ध्यान दो, रोहित टॉट रानी इंग्लिश, ठीक है। अब मैंने बोला रोहित टॉट हुम, रोहित टॉट हुम, रोहित ने पढ़ाया, किसको पढ़ाया, रानी। सो आपने बोला अपने आप में रानी अपने आप में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो आगे देखो, रोहित टॉट रानी व्हाट, रोहित ने रानी को पढ़ाया, व्हाट क्या पढ़ाया, इंग्लिश, तो आने वाला अपने आप में ये भी हुआ ऑब्जेक्ट। अब रोहित टॉट रानी इंग्लिश, तो ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुई वर्ब, ये हुआ ऑब्जेक्ट, ये भी हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे समझो, मतलब हु टॉट रानी इंग्लिश, रोहित, इसका मतलब ये हुआ नाउन। रोहित टॉट हुम रानी, मतलब ये भी हुआ नाउन। रोहित टॉट रानी व्हाट इंग्लिश, अपने आप में ये भी हुआ नाउन। आपके पास कितने नाउन है इस सेंटेंस में, 3 नाउन है, ठीक है। वर्ब अपने पास एक है। आगे सुनो डियर, उन नाउन का यूज देखने की कोशिश करो। ये नाउन किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। ये नाउन किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। ये नाउन भी किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। और इस वर्ब को ये दोनों ऑब्जेक्ट अपने आप में क्वालिफाई कर रहे हैं, सही है। सो एक बात यहां सीखने की, ये हमें पता चल गई, अपने आप में सब्जेक्ट भी नाउन होगा और वर्ब का ऑब्जेक्ट भी अपने आप में क्या होगा, नाउन होगा। उस बात को आपने यहां समझ लिया, लिख लिया।
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सीखना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आसानी से सुनो, आसानी से सुनो। हाँ, कॉपी करने बेटा, एग्जाम्पल भी कॉपी करने, बिल्कुल ध्यान से सुनो। इस वर्ब के पास कितना ऑब्जेक्ट है? एक, क्योंकि ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ही खाया, तो क्या खाया? एप्पल। इस वर्ब के पास कितने ऑब्जेक्ट हैं? दो। तो बेटा वर्ब का एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्ब के दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। वर्ब के ऑब्जेक्ट कितने होते हैं फिलहाल ये मत सोचना, क्योंकि वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा वर्ब में। ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है, जिसमें आप फिर पढ़ते हो मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव। मोनो ट्रांजिटिव जिसका एक ऑब्जेक्ट हो, डाई ट्रांजिटिव जिसके दो ऑब्जेक्ट हो, उन पे कुछ मत ध्यान दो। वो हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ वर्ब टॉपिक का। अभी फिलहाल छोटे बच्चे की तरह नाउन में हमें कितना काम लेना है? एक वर्ब है, उसका एक सब्जेक्ट होता है अपना, और एक वर्ब है, उसका अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब को जो रिप्रेजेंट करे अपने आप में वो सब्जेक्ट होता है, और उस वर्ब को जो एक्सप्लेन कर रहा है अपने आप में वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अभी इतना फिलहाल याद रखो, आगे बढ़ो। मैंने देखा जो सब्जेक्ट होगा वर्ब का वो अपने आप में, सब्जेक्ट दिख रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ बिल्कुल, सब्जेक्ट होगा वो वर्ब का अपने आप में वो क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है। और जो ऑब्जेक्ट होगा वर्ब का वो भी अपने आप में क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है। पहली बात। दूसरी, वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां एक ऑब्जेक्ट था, यहां दो ऑब्जेक्ट है, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पहली बात। आगे बातचीत को जरा एक्सप्लेन करता हूं। अगर सपोज करो मैं यहां रोहित ना लिखकर कोई प्रोनाउन लिख देता तो? अगर मैं वहां रोहित ना लिखकर कोई प्रोनाउन लिख देता तो? मतलब मैंने लिखा आई मेट हिम, मैं उससे मिला था। आपने लिखा आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। अब ध्यान दो यहां, अब इसका अपने आप में सब्जेक्ट कौन हुआ? आई। ऑब्जेक्ट कौन हुआ? हिम। तो ये अपने आप में क्या है? वर्ब का सब्जेक्ट, और ये वर्ब का अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्ट, और वर्ब क्या है? मेट। बट ये सब्जेक्ट अपने आप में नाउन है या प्रोनाउन? आपने बोला सर ये तो प्रोनाउन है। मैंने बोला ऑब्जेक्ट नाउन है या प्रोनाउन? आपने बोला सर आपने हमें सिखाया था ये तो प्रोनाउन है। जो नाउन को रिप्रेजेंट करे वो क्या होता है? प्रोनाउन। इसका मतलब ये हुआ बेटा, जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन। बट नाउन को रिप्रेजेंट कौन कर लेता है? प्रोनाउन। इसका मतलब वर्ब का सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या वर्ब का सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। ठीक है, इसी तरीके से वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन, और जो नाउन को रिप्रेजेंट करे वो क्या होता है? प्रोनाउन। इसका मतलब या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये इस पर भी लागू होती है। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। देखो, एक वर्ब है, उसका सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। एक वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट एक नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, इसके अलावा नहीं। अभी के लिए ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लो, इसके अलावा नहीं। नाउन में इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये चीज अपनी लाइफ में बैठा के चल लो। सोच के देखो, खुद से सोच के देखो, वर्ब का सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में और क्या हो सकता है? क्या एडजेक्टिव होगा? अरे एडजेक्टिव तो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है, वो कैसे सब्जेक्ट हो सकता है? क्या एडवर्ब सब्जेक्ट बनेगी? अरे एडवर्ब तो सर, एडवर्ब तो वर्ब को जो है हाईलाइट करने का काम करती है, ठीक है, वो तो अलग चीज होगी, वो कैसे सब्जेक्ट बनेगी? क्या प्रेपोजिशन सब्जेक्ट बनेगी? सर ये क्या मजाक हुआ? क्या कंजंक्शन सब्जेक्ट बनेगा? नहीं। क्या इंटरजेक्शन सब्जेक्ट बनेगा? नहीं। तो क्या वर्ब सब्जेक्ट बनेगी? कहता वर्ब तो वर्ब बनेगी। इसका मतलब बच्चे जब सारे ही कैंसिल हो गए तो बचा क्या? बचा सिर्फ नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब याद रखना, वर्ब का सब्जेक्ट या वर्ब का ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। नाउन प्रोनाउन के अलावा कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट वर्ब का नहीं होता। इतनी बात समझ आई? बोलो हाँ। एंड्रेज करो, क्या यहां तक समझ आई? फटाक से, झटाक से। गजब, बहुत अच्छी बात है। अब आई ना चीजें समझ आपकी? बहुत बढ़िया। अब करते हैं बात को जरा आगे। सो बेटा ये नाउन का यूज नंबर क्या था? 1। नाउन कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और नाउन कैन बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। क्लियर हो गया? नाउन या तो सब्जेक्ट होगा वर्ब का या ऑब्जेक्ट होगा। यूज नंबर हुआ 1। अब मैं इसको हटाता हूं, फिर आपको कराता हूं नाउन यूज नंबर 2। बहुत बढ़िया। चलो जी, फटाक से कॉपी करो, मैं टाइम कम दे रहा हूं क्योंकि बातचीत आपको पता है क्लास आपके पास सेव रहनी है। हे भगवान, क्लास आपके पास सेव है,
तो आप इसको जब चाहे आराम से कॉपी करना, यही तो टाइम बचाना है हमने। ठीक है जी, चलिए बच्चे अब हटाते हैं इस बातचीत को। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कराने वाला हूं, उस चीज को समझ लेना मेरे भाई। नाउन यूज की एक और इंपॉर्टेंट चीज कराने वाला हूं मैं भी। देखो, अब नाउन यूज नंबर 2, टॉपिक हमारा सेम है डियर, नाउन यूज नंबर। सर और सेंटेंस में हमें नाउन कहां दिखाई देगा? ठीक है, वोकैब डेली चलाएंगे बेटा, बस वोकैब की स्पीड बढ़ानी है मेरे को, कि 10 वर्ड मैं आपके 15 मिनट में कराऊं और फिर मैं ग्रामर पे आ जाऊंगा। 15 मिनट, आज तो मैंने उस पर पहले आपको भाषण भी दिया है, वोकैब कैसे कराऊंगा, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें चलेंगी। ठीक है, देखो यूज नंबर 2। अब इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आने वाला है, एकदम चुप, ध्यान से सुनो, कोई कमेंटबाजी नहीं करेगा, बिल्कुल ध्यान से समझते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूं मैं आपको, बहुत गजब की चीज है, लिखते ही समझ जाओगे आप। प्रपोजिशन, ठीक है, प्रपोजिशन। अगर मैं इसको ऐसे भी ना लिख के ऐसे लिखूं ना, नाउन का फंक्शन, याद रखना, नाउन का यूज नंबर 2 होता है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। नाउन एक प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। अब कई बच्चे हो गए होंगे बेहोश, ठीक है, मैंने बोला क्या कहता सर ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन का? अरे हमने तो आज तक सुना था वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कब से आ गया? ये है बात खतरनाक, अगर इसको जानना है तो आपको रहना होगा ध्यान से सुनो। देखो जी, ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, उसके लिए मुझे समझना होगा एग्जैक्टली ये प्रपोजिशन अपने आप में होती क्या है। एग्जैक्टली प्रपोजिशन अपने आप में क्या है? जब मैं आपको बेसिक्स तैयार करा रहा था तो मैंने वहां समझाया था, अभी प्रपोजिशन को रहने दो, बाद में मैं आपको प्रपोजिशन को एक्सप्लेन करके दूंगा। समय आ गया है, प्रपोजिशन को एक्सप्लेन कर लेते हैं, ध्यान से सुनो। अगर मैं प्रपोजिशन को समझने की कोशिश करता हूं, ठीक है, तो प्रपोजिशन के लिए मैं एक प्यारा सा वर्ड आपके लिए बोला था, रिलेटिंग वर्ड। रिलेटिंग वर्ड, रिलेट करने वाला वर्ड अपने आप में होता है प्रपोजिशन। सर कैसे? बात पर लेनी पड़ी, ध्यान से समझो। अगर मैंने बोला आई वेंट रोहन, आई वेंट रोहन, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई वेंट रोहन, ठीक है। तो जरा इस बात को समझने की कोशिश करो, इस बात को समझने की कोशिश करो। आई वेंट रोहन, आई अपने आप में सब्जेक्ट है, देखो कितनी सहूलियत है बेटा, हमने इतनी चीजें बेसिक तैयार कर ली ना। वेंट अपने आप में वर्ब है, अब रोहन अपने आप में नाउन लिखा हुआ है बेचारा। समझते हैं नाउन फंक्शन क्या कर रहा है, ध्यान दो। आई वेंट रोहन, क्या सेंटेंस सही है? आपने बोला सर सेंटेंस तो गलत है, मैंने बोला तो क्या करें? आई वेंट रोहन सही नहीं है, मैंने बोला क्या हो गया? कहते हैं इस वर्ब को ये रिलेट नहीं कर पा रहा, इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आई वेंट रोहन, अरे वेंट अपने आप में एक्शन है सर, मैंने बोला हाँ, तो ये उससे रिलेट ही नहीं कर पा रहा। आई वेंट रोहन, तो मैंने बोला क्या करूं? कहता है इस नाउन को और इस वर्ब को रिलेट करने के लिए कुछ ऐसा लिख दो जो इन दोनों का रिलेशन बना दे। ठीक है जी, मैंने बोला तो क्या लिखें? कहता है एक काम करते हैं, एक वर्ड मैंने लिख दिया यहां टू। मैंने बोला क्या अब सेंटेंस सही हुआ? आपने बोला हाँ सर अब सेंटेंस सही हो गया, ठीक है। आई वेंट टू रोहन, मैंने बोला वेरी गुड, अब तो सही हो गया। सो अब कैसे सही हुआ? अब इसका मीनिंग क्या है? आई वेंट, आई गया था, कहां गया था? रोहन टू रोहन, तो रोहन तक गया, इसका मतलब रोहन के पास गया होगा। तो आई वेंट टू रोहन, सही है सर, रिलेट कर गया, और जैसा इसका मीनिंग आया उस हिसाब से वो रिलेट कर गया। मैंने बोला क्या टू ही लिखना जरूरी है, बाकी कुछ भी लिख सकता हूं? मैंने बोला बाकी कुछ भी लिख दो। सपोज आई वेंट आफ्टर रोहन, आई वेंट बिफोर रोहन, आई वेंट टूवर्ड्स रोहन, आई वेंट फॉर रोहन, क्या पता यार तुम क्या लिख दो। इसका मतलब मुझे उन दोनों को रिलेट करना है, मन आपका जैसा मीनिंग चाहिए हो वो लिख लो। मैंने बोला ठीक है, बट अब जब ये रिलेट हो रहे हैं तो इन्हीं चीजों का टेक्निकल नाम जो है वो अपने आप में क्या है?
प्रपोजिशन। इसका मतलब ये सारी की सारी रिलेट करने वाले शब्द जितने भी हैं बेटा, आगे सब डिटेल में गल्ला होनी है। कौन कौन सी प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन की बात नहीं कर रहा, बस मैं छोटे लेवल पे समझा रहा हूं प्रपोजिशन क्या है। इसका मतलब आई वेंट टू रोहन, आई वेंट आफ्टर रोहन, बिफोर रोहन, टूवर्ड्स रोहन, ठीक है, आई वेंट बिकॉज ऑफ रोहन, कुछ भी आप लिखो वो अपने आप में टेक्निकल, इनका नाम अपने आप में क्या पड़ गया, प्रपोजिशन। सो यही तो होती है प्रपोजिशन। आगे बात को समझो। सो इन्होंने फंक्शन क्या किया, इन्होंने फंक्शन क्या किया, जब दो शब्द आपस में रिलेट नहीं कर रहे थे तो इन्होंने रिलेट कर दिया, अगर वो रिलेट नहीं कर रहे थे तो रिलेट कर दिया। बात को आगे समझो। अगर आपने लिखा भाई साहब ही लाइक्स, ठीक है, ही लाइक्स रनिंग, ही लाइक्स रनिंग, तो एक बात बताओ, ये तो आपस में रिलेट कर रहे हैं, हां, तो मुझे कोई प्रपोजिशन नहीं चाहिए। क्या आप लिखोगे ही लाइक्स टू रनिंग, ही लाइक्स बिफोर रनिंग, इलॉजिकल है। आप सीधा बोलो ही लाइक्स रनिंग। तो याद रखना बच्चे, जब आपस में दो शब्द रिलेट ना करें सो उनको रिलेट करने के लिए जो वर्ड लिखा जाता है वो प्रपोजिशन है, इसलिए उसका नाम रिलेटिंग वर्ड हुआ, पहली बात। दूसरी बेटा, प्रपोजिशन तब यूज करना जब जरूरत हो, तब यूज मत करना जब जरूरत ना हो। जैसे एक और सेंटेंस सुनो, अगर मैं यहां लिखूं ही प्लेज हॉकी, ठीक है, तो क्या लिखोगे तुम, ही प्लेज एट हॉकी, ही प्लेज ऑन हॉकी, ही प्लेज टू हॉकी, कुछ नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट इससे रिलेट कर पा रहा है। सो जब रिलेशन अपने आप बन रहा हो तो प्रेपोजिशन यूज मत करो, बट प्रपोजिशन तब यूज करो जब अपने आप में रिलेशन ना बन रहा हो। अब सवाल पैदा होता है, सर ये प्रेपोजिशंस के मीनिंग क्या है, कैसे ये चलती हैं। बेटा प्रेपोजिशन नहीं पढ़ रहे हम, मैं आपको सिर्फ प्रपोजिशन समझा रहा हूं छोटे लेवल पे कि क्या होता है जो नाउन से रिलेट करेगा। प्रपोजिशन भाई साहब 30-35 घंटे पढ़ाता हूं मैं, वहां बताऊंगा असल में इस सारे शब्द का मीनिंग क्या है और ये कैसे यूज होते हैं। ठीक है, एक बच्चे का डाउट था, वो समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मैंने यहां तक दो बातें क्लियर की, जरा मुझे समझने की कोशिश करें। बेटा प्रपोजिशन का मतलब क्या है, दो शब्दों को सेंटेंस में क्या करना, रिलेट करना। रिलेट करना तब बेटा जब वो रिलेट ना हो रहे हो, अगर रिलेट हो रहे हो तो प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है। चलिए, इसका मतलब प्रपोजिशन अपने आप में कहलाया क्या, रिलेटिंग वर्ड। दूसरा मैंने क्या बोला, क्या चेक करना है, नीड, कि उसकी कब नीड है, कब उसकी जरूरत है या कब उसकी जरूरत नहीं है, ये भी चेक करके चल लेना। आसान हुआ, यहां तक ये काम आसान हो गया। चलिए अब बात को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूं क्योंकि मुझे ये और एक्सप्लेन करना है। कैसे, ध्यान दो बेटा। अगर मैं इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करता हूं तो बच्चे अपने आप में प्लेज क्या हुआ, और इस वर्ब का सब्जेक्ट अपने आप में क्या हुआ, ही। मुझे बताओ, हु प्लेज हॉकी, ही। इसका मतलब ये नाउन होना था, बट ये नाउन नहीं, क्या है, प्रोनाउन, क्योंकि उसकी जगह आपने यूज किया। तो वर्ब का सब्जेक्ट अपने आप में क्या हो गया, ही, जो प्रोनाउन है। ठीक है, अब यहां बात ध्यान से सुनना, ही प्लेज व्हाट, ही प्लेज व्हाट। तो आपने बोला सर ही प्लेज हॉकी, सो हॉकी को एक्सप्लेन करने वाला अपने आप में ये हो, व्हाट का रिप्लाई तो ऑब्जेक्ट भी है और व्हाट अपने आप में वहां एक्सप्लेन करता है तो वो नाउन भी है। सही है, इसका मतलब ये इस वर्ब का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। चीजें समझ आई, सही है। अब ये चीज जरा यहां अप्लाई करो, यहां अप्लाई करोगे तो क्या समझ आता है, ये वर्ब है, ठीक है बच्चे, और ये वर्ब का अपने आप में आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। बात पल्ले पड़ती है, सही। अगर मैं चाहूं तो यहां एक काम करता हूं, आई को हटा के रोहित लिख देता हूं बेटा, जान पूछ के, ताकि नाउन से रिलेट कर लो। रोहित वेंट टू रोहन, रोहित वेंट टू रोहन। तो मुझे बताओ हु वेंट टू रोहन, आपने बोला रोहित, इसका मतलब रोहित सब्जेक्ट हो गया, सही है, और रोहित अपने आप में क्या है बेटा, नाउन है, सही है। रोहित वेंट टू रोहन, रोहित वेंट टू रोहन, क्लियर हो गया। अब अगर मैं इस बात को आगे समझने की कोशिश करता हूं, यार रोहित वेंट टू रोहन, तो वेंट का क्या रोहन ऑब्जेक्ट है। अब ये समझना बेटा, ध्यान देना, अब ये समझना है, क्या ये वेंट का ऑब्जेक्ट है रोहन। बात को जरा ध्यान से समझो, अगर इस वर्ब का रोहन ऑब्जेक्ट होता तो बेटा प्रपोजिशन क्यों लिखी फिर, कैसे सर, देखो
वर्ब और वर्ब के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ध्यान देना, जब वर्ब अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगी, वर्ब जब अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगी तो उसको प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो सर प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ती कब है? जब डियर वो वर्ब अपना ऑब्जेक्ट उसको बना ही ना पा रही हो। मैंने बोला क्यों नहीं बना पा रही भाई? मैंने बोला ये हटा के देख, रिलेट ही नहीं करेगा सेंटेंस। आई वेंट रोहन, रोहित वेंट रोहन, रोहित वेंट रोहन तो कोई सेंटेंस ही नहीं बना। क्यों? क्योंकि वेंट और रोहन आपस में रिलेट नहीं कर रहा। मैंने बोला ये आपस में रिलेट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि बेटा ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन ही नहीं पा रहा। तो मैंने बोला फिर क्या करूं? मैंने बोला प्रेपोजिशन भाई साहब आएंगे, वो मदद कर देंगे। मैंने बोला सही है भाई। सो जब प्रेपोजिशन ने आई तो आपस में रिलेशन बना दिया। मैंने बोला सही है। तो मैंने प्रेपोजिशन को बोला फिर तेरा क्या काम है? प्रेपोजिशन ने बोला मेरा इन दोनों को रिलेट करने का काम हुआ। मैंने बोला चलो सही है। सो फिर अब इस पर हक किसका है? मैंने बोला बेटा रोहन जो नाउन है इस पर किसका अधिकार है? भाई साहब दो लोग खड़े हो गए, वर्ब और प्रेपोजिशन। सवाल पैदा हुआ बेटा इस पर अधिकार किसका मानूं मैं? वर्ब का अधिकार मानूं या प्रेपोजिशन का अधिकार मानूं? तो जवाब बिल्कुल आपका सही आया, सर इस पर तो प्रेपोजिशन का अधिकार मानो। मैं बोला ऐसा क्यों? वर्ब का अधिकार क्यों नहीं मान रहे इस पे? अगर आप वर्ब का अधिकार इस पे मान रहे हो कि वर्ब ही इसको होल्ड कर रही है, तो फिर प्रेपोजिशन क्यों आई? अगर वर्ब की इतनी औकात होती कि वो उसको क्वालिफाई कर पाती तो फिर प्रेपोजिशन तो आती ही नहीं। इसका मतलब वर्ब की तो औकात नहीं है उसको क्वालिफाई कर ले, तो किसकी औकात है? प्रेपोजिशन। इसका मतलब बेटा इस रोहन पर हक किसका बन गया? प्रेपोजिशन का बन गया। इसका मतलब इस रोहन पर अधिकार किसका हुआ? प्रेपोजिशन का हुआ। अब बातचीत जरा आगे समझो। इसका मतलब बेटा ये नाउन किसका है? प्रेपोजिशन का नाउन है। अब ये वर्ब का ना रहा, अब ये प्रेपोजिशन का नाउन है। अब आगे की बात से सुनो बेटा, ये प्रेपोजिशन का नाउन बना, अब ये नाउन यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट? आपने बोला क्या मजाक कर रहे हो सर, सब्जेक्ट तो ये है। हाँ, तो इसका मतलब 100% ये यहां क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब बेटा अगर ये नाउन यहां ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट वर्ब का नहीं, इस ऑब्जेक्ट पर अब प्रेपोजिशन का अधिकार है। इसीलिए ये ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का है, वर्ब का नहीं है। आसान हुआ। इसका मतलब ये हुआ बेटा जब आप प्रेपोजिशन यूज करते हो प्लस, तो प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट किसका होता है? वर्ब का या प्रेपोजिशन का? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो प्रेपोजिशन के बाद आप प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखते हो। क्लियर हो गया? सो बेटा एक बार देखना, यहां हिंदी यूज कर रहा हूं, प्लीज आप ऐसे ही लिखना, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। जब प्रेपोजिशन आती है तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट किसका हुआ? प्रेपोजिशन का हुआ, वर्ब का नहीं होगा। तो आज के बाद इस बात को दिमाग में बिठा लेना, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट यूज होगा, वर्ब का नहीं, उससे कोई लेना देना। फिर क्लियर है जी? ये चीज समझा रहा था मैं। दूसरी बात बेटा, जब ऑब्जेक्ट जो बनता है वो क्या बनता है? नाउन। और ऑब्जेक्ट जो क्या बनता है? प्रोनाउन। इसका मतलब बेटा जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा। इसका मतलब ये तैयार हो गया हमारा नाउन का कौन सा फंक्शन? दूसरा। बेटा नाउन किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट ऑफ आ प्रेपोजिशन। नाउन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। क्लियर हो गया ना? इस बात को समझना। अब यहां तक जरा मैं प्रेपोजिशन को वाइंड अप कर देता हूं। मुझे बताओ प्रेपोजिशन का काम क्या है? रिलेट करना। रिलेट कब करेगी? जब जरूरत हो या जब जरूरत ना हो? आपने बोला सर जब जरूरत हो। यहां जरूरत थी तो आई, यहां जरूरत नहीं थी तो नहीं आई। क्लियर हो गया? जब जरूरत नहीं होती तो उस ऑब्जेक्ट पर अधिकार किसका? वर्ब का। पर जब जरूरत हो तो उस ऑब्जेक्ट पर अधिकार किसका? प्रपोजिशन का। तो मुझे बताओ बच्चे, ऑब्जेक्ट किस किस का होता है? वर्ब या प्रपोजिशन या दोनों का? दोनों का। वर्ब का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्रपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये था नाउन का यूज नंबर 2। समझ आया? वेरी गुड बेटा, ये ऐसे लिखना,
भले ही तुम का ऐसे लिख दो, पर लिखना ऐसे बेटा, क्योंकि इस तरीके से दिमाग में हैंडआउट्स का मतलब होता है वो तुम्हारे पल्ले पड़े। किताब नहीं छाप रहे हो तुम, किताब का मतलब होता है बेटा किसी को भी समझ आए, हैंडआउट का मतलब होता है, नोट्स का मतलब होता है सिर्फ आपको समझ आए, आप किस वे से उसको समझ रहे। क्लियर हो गया? तो मुझे बताओ नाउन के कितने यूज सीखे? 2 यूज। नाउन एक किस तरीके से यूज हो सकता है? सर नाउन यूज हो सकता है सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। सर नाउन का यूज नंबर 2, नाउन का यूज नंबर 2, नाउन होगा ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। मैंने बोला प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे होता है भाई? सर यही एक्सप्लेन किया है अभी मैंने। क्लियर हो गया? सो प्रेपोजिशन को बड़े दिमाग से बैठा लेना क्या है। चलो अब एक लास्ट एग्जांपल जरा मैं लिख के बता रहा हूं, मुझे समझाने की कोशिश करना। मैंने बोला रोहित केम टू रमन। रोहित केम टू रमन, ये रहा जी आज की कक्षा का, आज की क्लास का लास्ट सेंटेंस। रोहित केम टू रमन। अब देखो हु केम टू रमन, रोहित, तो अपने आप में रोहित हुआ डियर सब्जेक्ट, समझ आती। केम अपने आप में हुई वर्ब। आपको पता है टू तो क्या होती है? प्रपोजिशन। अब रमन जो यहां ऑब्जेक्ट बनेगा और अपने आप में क्या है बेटा? नाउन। मुझे बताओ अब वो नाउन किसका है? अब वो नाउन वर्ब का है वो ऑब्जेक्ट, या वो ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का है? फटाक से आंसर दो 2 सेकंड में, क्योंकि क्लास खत्म करने का बिल्कुल टाइम हो गया। अब ये जो रमन ऑब्जेक्ट है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है या वर्ब का ऑब्जेक्ट है? फटाक से आंसर बताओ, फटाक से। मैं वेट कर रहा हूं, क्लास खत्म करने का बिल्कुल टाइम हो गया है, फटाक से मुझे आंसर बताओ वो किसका ऑब्जेक्ट है? प्रपोजिशन 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 प्रपोजिशन। अरे क्या बात है, सबका सही है, दोनों को देख रहा हूं मैं, यूट्यूब वाले भी, ये भी बिल्कुल गजब का आंसर, गजब का आंसर, बिल्कुल सही। वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर हो गया ना? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ही प्लेज हॉकी, हॉकी किसका ऑब्जेक्ट था? वर्ब का। ही लाइक्स रानी, रानी किसका ऑब्जेक्ट है? लाइक, वर्ब का। सिंपल सी बात है, गजब। एक बच्चा दे रहा नाउन का ऑब्जेक्ट है, मार खाएगा। नाउन का ऑब्जेक्ट कैसे है बेटा? वो नाउन तो खुद ही ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है किसका? वर्ब का नहीं है, वो क्या है? प्रेपोजिशन का। वर्ब का ऑब्जेक्ट होता तो बेटा फिर प्रेपोजिशन क्यों लिखी होती है ना? अगर प्रेपोजिशन आई तो प्रेपोजिशन के बाद किसका ऑब्जेक्ट आएगा? प्रेपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर है जी? तो ये है चीजें बच्चे, बिल्कुल इसी तरीके से सारा सिलेबस चलाऊंगा मैं, एकदम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। अपने को कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें कोई नहीं है जल्दी की जल्दबाजी में सिलेबस को चलाएं। मेरा तरीका यही है बेटा, मैं चीजों को बिल्कुल सटीक तरीके से रूल लपाड़े पे ना पढ़ते हुए साइड करके कॉन्सेप्चुअल चलता हूं। चीजों को ग्रामेटिकल तरीके से सीखने की कोशिश करो, डाउट 100% नहीं आएगा। दूसरी बात, ऐप पर क्लासेस सेव हैं, आप वहां से देख लोगे। क्लियर है जी? चलिए कोई डाउट हो तो फटाक से बताएं, आई होप कुछ ना रहा। अब मुलाकात करेंगे कल आपसे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, कल नहा धो के मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए इतना ही। शटर डाउन, बाय बाय।